आज तक किसी को कभी नहीं बोला ये बात, आज मैं आपको बता रहा हूँ। क्या था आपका बचपन और कैसा था? 9th ग्रेड में आके लड़के वाले इधर से गोलियां चला रहे हैं, लड़की वाले उधर से गोलियां चला रहे हैं। जैसे चंबल के डाकू। नई गाड़ियां खरीदने में खुश होते हैं ना, हमारे गन का लाइसेंस बनवाने में उतनी खुशी मिलती है। पीपल आर मूविंग फ्रॉम कॉर्पोरेट लाइफ टू एग्रीकल्चर। तो मैं भी फार्मर हूँ, मुझे एक्टिंग में कभी आना ही नहीं था। रेसलिंग में कैसे गए? डीएसपी रैंक के अधिकारी था कोई, उसने मुझे देखा, मुझे बुलाया, मैं इधर आओ। अब जितना बड़ा शरीर है उतनी बड़ी खुराक भी चाहिए आपको। तो मेरे दिमाग का सीधा फराह खान, अनु मलिक, दिमाग का कम उपयोग करते सीधे काय का चक्कर है। गोंग कभी रॉन्ग नहीं है। योर वन लाइनर्स आर वेरी डिफिकल्ट। जज तो वैसे भी कोई किसी को नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। द्रौपदी वाली स्क्रिप्ट मैंने उसको दे दी वापस, मैं भाई तू अपने पास रख, मुझे अपने बस का नहीं है। तो गार्ड भी खुश हुआ था उस दिन, यार ये भीम अच्छा आया भाई साहब। I used to have a crush on Saurav when he was playing Bhim. अरे भीम भाई, मैं तो आपकी टीम में ही हूँ। महाभारत मुझे एक्चुअली करना नहीं था। That's a story for another time. नमस्कार। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट जुड़े हैं जो सिर्फ एक पावर हाउस नहीं है बल्कि एक लेजेंड है। इन्होंने इंडिया को सिर्फ रिप्रेजेंट ही नहीं किया है बल्कि पूरे इंटरनेशनल एरिना में अपना नाम बनाया है। WWE में सांगा के नाम से जानने वाले और वहाँ के चैंपियन और किक बॉक्सिंग के गोल्ड मेडलिस्ट, और भीम बन के जिन्होंने सबका दिल जीता है। और एक और चीज़ जो मैं मिस कर रही हूँ कि अपने ही क्षेत्र में वो एक रिफॉर्म लाने की कोशिश करने वाले इंडिया के पावर हाउस, इंडिया का गर्व। वी आर प्राउड टू वेलकम सौरव गुर्जर। नमस्कार सौरव, वेलकम टू डॉग डायरीज। इट्स अ प्लेजर टू होस्ट यू। आप हंसे क्यों, पहले तो ये बताइए मुझे। हंसना सेहत के लिए अच्छा होगा और मैं अपनी सेहत के हिसाब से हंसता ही रहता हूँ। राइट, मैं भी। लेट्स स्टार्ट। आपको पता है हमारा शो क्या है? ज्यादा डिटेल में तो नहीं पता, लेकिन जो पता है यही पता है कि एक आप मौका देते लोगों को अपनी बात रखने का, और एक टॉक शो है। सो मेरा पहला एक्सपीरियंस है। लेकिन हम आपको एक्चुअली हम वो इंस्पिरेशन ढूंढते हैं लोगों में, जो जो लोग लोगों को इंस्पायर करते हैं। तो हम ढूंढते हैं कि उनकी इंस्पिरेशन आई कहाँ से। तो वील ऑलवेज डू दैट वी टेक अ पर्सन बैक टू देयर चाइल्डहुड एंड हम सोचते हैं कहाँ से वो इंस्पायर हुए हैं जो आज वो हैं। तो उसी नोट पे मैं आपको ले जाना चाहती हूँ। आप ग्वालियर से हैं और आपको आपके बचपन में ले जाना चाहती हूँ। आप इतने ही लंबे थे बचपन में कि छोटे से थे? बचपन में सभी छोटे होते हैं, बट हाँ, 9th क्लास के बाद से मेरी 9th क्लास तक सब मेरे क्लासमेट और सब हम लोग नॉर्मल चल रहे थे, क्योंकि सभी लोग ग्रो कर रहे होते हैं। 9th ग्रेड में आके तकरीबन लोग रुकने लगते हैं उस एज पे आके, लेकिन मैं उसी स्पीड से चलता रहा। तो हाँ, स्कूल्स में 10th 11th 12th में सबसे लंबा था। हाँ मतलब कभी स्ट्रांग नहीं दिखा, पतला था बहुत, एकदम से 65-65 किलो का जो लड़का होता है नॉर्मली, 6 फीट 3 इंच। तो उस समय चलिए, इसलिए तो आपने 9-10 की बताई। मैं आपको ले जाना चाहती हूँ जब सौरभ 4 साल या 5 साल के थे। तो कुछ अपनी फैमिली के बारे में, अपने गांव के बारे में, जो हम लोग एक्चुअली बोलते हैं गांव, क्योंकि कि क्या था आपका बचपन और कैसा था? सो बेसिकली पहले तो आपने से बोला मैं ग्वालियर से हूँ, तो ग्वालियर मेरा डिस्ट्रिक्ट है, बट मेरा जो होम टाउन है उसका नाम है डबरा, जो ग्वालियर से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर है, और एक छोटा सा कस्बा है, और अभी खैर ग्रो कर रहा है काफ़ी। तो मैं वहाँ से हूँ। और बचपन में मतलब मैंने मम्मी से सुना है, मम्मी बोलती थी, एक्चुअली मम्मी नहीं दादी बोलती थी मेरी, कि जब अब आपने बचपन ही बोल दिया तो मैं भी बचपन में ही चला जाता हूँ। जी। कि मेरी दादी बोलती है कि जब मैं पैदा हुआ था ना, तो उन्होंने 4 दिन तक किसी को दिखाया नहीं था मुझे, क्योंकि मैं इतना तगड़ा पैदा हुआ था ना, कि उन्होंने आज तक उनका कहना था कि उन्होंने अपनी आंखों से इतना मोटा तगड़ा बच्चा नहीं देखा था। सो ये बचपन में था। वो दिखाते नहीं नजर के लिए। हाँ, 3-4 दिन किसी को दिखाया नहीं। फिर मेरे दादाजी जो थे ना, अब वो रहे नहीं, दादाजी का ये मानना था कि मैं जैसा पैदा हुआ हूँ ना, अगर मैं इस पर ध्यान नहीं दिया ना, तो मैं ज़्यादा पता नहीं शायद ज़्यादा मोटा हो जाऊंगा, जो भी रहा वो उनको। तो हम उन्होंने मेरे लिए स्पेशली गाय खरीदी, घर में भैंसें होती हैं हमारे यहाँ मोस्टली, वो गाय ली, देसी गाय, और मैंने उसका दूध पिया। फिर मैं पहले मोटा था, फिर पतला हो गया वापस से 9th ग्रेड में, और फिर वापस से फिर वैसा ही वैसा होने की कोशिश कर रहा हूँ, तगड़ा। सो
बचपन मेरा बहुत छोटे से जगह बीता है, स्कूल्स जाना और ये सब, स्कूल दोस्त पे यार हम बाद में मस्ती। आएंगे। एक क्वेश्चन है, आप कह रहे हैं आप दादी से बहुत अटैच्ड, दादाजी से, दादाजी से बहुत दादाजी से। अटैच्ड, तो दादी बुरा मत मान जाना, आपसे भी था, लेकिन दादाजी से ज़्यादा था। तो घर में जैसे कहते हैं ना कि मम्मी पापा हैं, तो आप सुनते किसकी बात ज्यादा थे, मतलब दादाजी की। दादा मम्मी पापा की बात नहीं सुनते थे? नहीं, एक्चुअली मेरे सुनने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि क्या है ना कि मैं दादाजी के पास ही सोता था, उनके साथ ही मतलब कभी रामायण पढ़ा रहे हैं वो, कभी कुछ सिखा रहे हैं, कभी गाय को कैसे उसका खाना बनाना है, वो सब मतलब सब चीज़ें उनसे ही सीखा हुआ है। तो दादाजी के बहुत करीब रहा हूँ, और डाँट मुझे जब भी पड़ती थी तो दादाजी ही मुझे सेव करते थे। पापा गुस्से में कभी किसी बात के लिए गुस्सा होते थे, दादाजी बोलते रुको, वो उल्टा भी डाँटते थे उनके सामने, और मतलब इसलिए डाँटते थे कि मेरे फादर मुझ पे गुस्सा ना हो ज़्यादा। डाँट के मैं देखता हूँ इसको ये वो और अंदर कुछ नहीं। तो ज़्यादा ऐसा हुआ नहीं कभी, मतलब फादर से तो मेरी कभी बहुत ज़्यादा हम लोगों की रिस्पेक्ट मान लो या डर मान लो या कुछ ही मान सबकी लो उनसे फैमिली तो में ऐसे ही होता है कि पापा से अब खाली नहीं होता, हाँ, बट पहले तो पहले राइट। बहुत था। क्योंकि मुझे आज भी याद है, मैंने अपने पापा को और चाचा को, वो खड़े खड़े रहते जब मेरे दादाजी बैठते थे। तो वो चीज़ें हम में भी थी, बट अब समय बदल रहा है धीरे-धीरे, तो एक अलग है। तो मैं दादाजी के सबसे करीब रहा हूँ। आपके प्रोफेशन जैसे पापा पापा क्या करते थे, दादाजी क्या करते थे उस टाइम, वो टाइम थोड़ा अलग था, हाँ, तो क्या था उसका आपका उस क्षेत्र का, मतलब उसमें हम जो रहते थे वहाँ फार्मर, प्रोफेशन? बिल्कुल फार्मर, प्योर एग्रीकल्चर में थे? एग्रीकल्चर था, खेती-बाड़ी का काम था, है अभी भी है। मेरे फादर अभी भी मतलब ज़्यादा तो नहीं करते अब, क्योंकि अब लोग हैं करने वाले बहुत। हम्म। बट फार्मिंग ही मेन हमारा वो रहा है। तो बचपन से सब सीखा कैसे फार्मिंग करते हैं, कैसे हाँ, करते हैं? सब देखा भी है, मतलब ज़्यादा करने का मौका नहीं मिला मुझे, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हम डबरा में रहते थे। हम्म। डबरा थोड़ा एक कस्बा था, उससे 8 किलोमीटर दूर हमारा गाँव था। हम्म। वहाँ पे ज़मीन होती थी, तो हम्म। खेती देखी सारी है हम्म। बचपन में। अब तो ख़ैर सब सीख गया, क्योंकि अब तो जो भी ज़मीन है मुझे, अब आप लोग सोचते होंगे मैं एक्टर हूँ, मैं रेसलर हूँ, बट मुझे अपनी ज़मीन भी देखने जाना पड़ता है कि क्या कर रहे हो, गेहूँ कर रहे हैं, बस क्यों नहीं कर फैमिली रहे? का हाँ, पूरा वो सारी चीज़ें, क्योंकि मैं घर में अकेला बेटा हूँ, तो इधर भी देखता हूँ, उधर भी देखता हूँ। तो बचपन में ही सब देख लिया था, कैसे खेती होती है, कैसे जोत होती है, कब कैसे खाद दी जाती है, कैसे पानी, गेहूँ, ये सब बचपन से ही देखा है। जिस क्षेत्र में आप रहते थे वहाँ का आज भी फेमस है, कहते हैं चंबल के पास है, तो काफी कुछ जैसे चंबल के डाकू हम लोग जो सुनते थे पहले, और आपके दादाजी के टाइम में तो ये सब थे, जैसे डाकू आते थे फील्ड को लूटते, वो सब था आपके? सो मैंने अपनी आँखों से तो नहीं देखा, मतलब आँखों से ऐसी सिचुएशन नहीं देखी, बट मैंने अपने दादी से और दादाजी से स्टोरी सुनी है काफ़ी, क्योंकि मेरे फादर जब छोटे थे तब ये चीज़ें बहुत फेस की हम लोगों ने खुद ने। जैसे एक बहुत फेमस स्टोरी है कि एक्चुअली मेरे दादाजी के जो फादर थे, वो बहुत बड़े निशानेबाज थे। पूरे क्षेत्र में आज भी जो पुराने लोग हैं, जो उनके बारे में जिन्होंने सुना है, वो उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे। हमारे बगल में एक डिस्ट्रिक्ट है दतिया, जहाँ पीताम्बरा पीठ है, काफ़ी हाँ सेलिब्रिटी जाते हैं। तो राइट वहाँ राइट। के कहते हैं, मतलब मेरे दादाजी बताते हैं कि जब भी वो शिकार करने जाते थे राया साहब, तो दादाजी के फादर को बुलाते थे, इतना अच्छा निशाना था उनका। मतलब ऐसे थे वो कि आँख पे पट्टी बाँध देते थे और उनको राउंड घुमा दो आप, फिर भी वो निशाना वहीं लगाते थे। फैमिली में चलता है। अ, ये आप भी अच्छे निशानेबाज है? मेरे चाचा जी बहुत सबसे अच्छे, दादाजी के फादर सब बेस्ट थे। फिर मेरे अंकल बहुत अच्छे हैं, मेरे दादाजी बहुत अच्छे हैं, अंकल सबसे बेस्ट है। मेरे फादर भी है, मैं भी। बिकॉज इट बहुत अच्छा नहीं, बट हाँ, रन्स इन द फैमिली टाइप्स। एक्चुअली मैं जिस एरिया से आता हूँ, जो आप बोल रहे हैं चंबल का, चंबल क्या है, चंबल रिवर के आसपास की 2-3 डिस्ट्रिक्ट है, जो मध्य प्रदेश के अंदर है। चंबल तो थोड़ा सा राजस्थान में भी है, थोड़ा यूपी और एमपी में ज़्यादा बड़ा पार्ट है। तो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट, भिंड, मुरैना, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ये हमारे यहाँ कल्चर है। कल्चर है, या हम जैसे लोग नई गाड़ियाँ खरीदने में खुश होते हैं ना, हमारे यहाँ गन का लाइसेंस बनवाने में उतनी खुशी मिलती है। ये हमारे जो पॉलिटिशियन से लोग जुड़े होते हैं ना, तो वो इसलिए नहीं जुड़े होते कि भाई हमारी रोड बननी है, हमारी समस्या, वो नहीं। मेन का जो उद्देश्य है, मेन जो हमारे यहाँ कल्चर है, मतलब ऐसा, मैं ये नहीं बोल रहा गलत सही है। सबसे पहला अगर काम कोई करना चाहता है उसे लाइसेंस मिल जाए बंदूक का, ठीक है? तो आप जैसे लीगली रखना हाँ, चाहिए। लीगली वो एक स्टेटस सिंबल है, मतलब हमारे यहाँ, कि पिस्टल लगाए घूम रहे हो, आप राइफल लेके जा रहे हो, शादियों में जाओ, आपको पचासों लोग बंदूक के लिए मिल जाएँगे। अब तो फिर भी गवर्नमेंट ने काफ़ी टाइट कर दिया है, तो अभी फायरिंग नहीं कर पाते किसी फंक्शन में। नहीं तो पहले तो मैंने खुद ने देखा है,
लड़के वाले इधर से गोलियां चला रहे हैं, लड़की वाले उधर से गोलियां चला रहे हैं, कौन ज्यादा गोली चलाएगा, ये वो क्रेज है हमारे यहाँ और राइट। आज भी है। हाँ, वहाँ सुना है मैंने, पर ये होता है ऐसा? जी जी है, बिल्कुल है, हमारे यहाँ है, आज भी है। अब बस ये है कि चला नहीं पा रहे क्योंकि गवर्नमेंट ने थोड़े रूल्स जी। टाइट कर दिए, तो हम लोग भी अब ऐसा नहीं करते। ऐसा नहीं, हम लोग भी समझदार और अच्छे लोगों की तरह होते जा रहे हैं। यस, बट द ये वर्ल्ड इज शौक है, चेंजिंग। बट ये हाँ, कल्चर है हमारे यहाँ, गन गन का राइट। अभी भी रखने का। तो एग्रीकल्चर में जब बचपन में थे तो आपने सब देखा होगा कैसे होता है, तो मन नहीं किया कि मैं उसी फील्ड में आगे बढ़ूं और मैं इधर, आप बिल्कुल उससे हट के आ गए, फील्ड तो आपका है, फैमिली है, लेकिन आपने बहुत सारी क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशन ही बोलूंगी, बहुत सारी चीजें करी, एक्टिंग करी, उसके बाद आप मतलब WWE करी, किक बॉक्सिंग की, तो आपको ये नहीं हुआ कि मुझे मतलब फार्मर ही होना है? बिकॉज आजकल क्या ट्रेंड हो रहा है कि पीपल आर मूविंग फ्रॉम कॉर्पोरेट लाइफ टू एग्रीकल्चर। आपके दिमाग में ऐसा नहीं आया? एक सच्चाई इस देश की ये है कि कोई फार्मर बनना नहीं चाहता, कोई भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, पेरेंट्स भी चाहते हैं डॉक्टर बने, गवर्नमेंट जॉब में जाए, इंजीनियर बने, बट फार्मर फार्मर खुद, क्योंकि मैं वहीं से हूँ, मेरे क्षेत्र में फार्मिंग के लोग ज्यादा है, फार्मर खुद नहीं चाहता कि उसका बेटा फार्मिंग करे। ये सब आप कहीं भी न्यूज में भी देखते होंगे, महाराष्ट्र में भी आप सुनते हो, कई बार MP में सुनते हो कि फांसी लगा ली किसी फार्मर ने। फार्मिंग एक जो आपने एक लाइन बोली ना, कॉर्पोरेट के लोग जा रहे हैं, वो एक्चुअली हो रहा है अभी। यस वो हो रहा है, बट वो एक बहुत छोटे स्तर पे हो रहा है, और ये वो कर पा रहा है जिनके पास वो अरेंजमेंट है, उनका बैकअप है। एक किसान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो होल्ड नहीं कर सकता चीजों को। अगर उसने कुछ उगाया है, तो उसको होल्ड करने के लिए ना तो उसके पास वेयरहाउस है खुद के, अगर बाहर रख रहा है तो उसको रेंट देना है, तो वो फसल को होल्ड नहीं कर पाता। जब होल्ड नहीं कर पाता तो उसी मार्केट में जो प्राइस चल रहा होता है उसमें उसको सेल आउट करना होता है। ऊपर से चीजें इतनी महंगी हो गई हैं। पहले आप बैलों से खेती कर लेते हैं, अभी आप ट्रैक्टर यूज कर रहे हो, ट्रैक्टर के साथ अगर फ्यूल भी बहुत हो रहा है, फ्यूल का खर्चा बहुत हो रहा है, आपकी जितने भी यूरिया, जितने भी DAP खाद जो है, इनका भी खर्चा है, और फिर ऊपर से अगर नेचर ने ऊपर से अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दिया तो प्रॉब्लम है। तो मुद्दा ये है कि फार्मिंग एक बहुत टफ काम है। मतलब ऐसा मेरा मानना है, और जो मैं देख रहा हूँ, फार्मर साल भर खेती करता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा पैसा लेता है, उधार लेता है, पूरी साल खेती करता है, तो खेती करने के बाद आखिरी में उसके पास जो पैसा होता है उसको वापस करने का इतना बचता है कि मुश्किल से वो साल भर निकाल पाता लेकिन है। पर गवर्नमेंट तो पूरी कुछ कर ही रही है ना, पूरी जिंदगी इस जैसा साइकिल में चलता इतना सब आ रहे हैं, इतने इनिशिएटिव्स लॉन्च हो रहे हैं, बट व्हाई आर है। पीपल, बिकॉज जो मैंने जितना मैंने लोगों को देखा, बट व्हाई आर पीपल एंड गवर्नमेंट टेलिंग दैट वी आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग एंड यू शुड मूव टू फार्मिंग? आई एम जस्ट डाइग्रेसिंग फ्रॉम द टॉपिक, बट बिकॉज आई एम नॉट श्योर इफ दैट इज द वे, बिकॉज आप लोग के जो क्षेत्र है वहाँ तो काफी एग्रीकल्चर लैंड है। हमारे यहाँ लैंड बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ किसान संपन्न है, जैसे और भी जगह जो किसान है उनकी स्थिति गंभीर है। गवर्नमेंट भी कर रही है, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने पानी की सुविधाएं भी की है, कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट जो चीज़ें निकालती है वो सीधा किसान तक आने के बीच के जो 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 पॉइंट्स है ना, वहाँ सारा चीज़ें खराब हो जाती है। किसान भी उतना एजुकेटेड नहीं है, उसे नहीं पता, अभी कई सारी चीज़ें ऐसी आ गई है कि किसान को पता ही नहीं, ऐप से चीजें हो रही हैं, अच्छी बात है, ऐप लॉन्च कर दिया आपने, लेकिन उस किसान का क्या होगा जिसको पता ही नहीं है, उसे पढ़ना ही नहीं आता, उसे तो उसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम हो गया किसान के लिए अब। का एरिया वो उधर, दैट्स नॉट सॉर्टेड आउट, द कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं, द सप्लाई चेन लाइन इज नॉट प्रॉपर। नॉट प्रॉपर। लेकिन हाँ, मैं इस बात को छोड़ के हम वापस आते हैं कि आपने क्यों नहीं एग्रीकल्चर किया, आप एक्टिंग में क्यों चले गए, आप इन सब प्रोफेशंस में क्यों चले गए? एग्रीकल्चर मैंने पहले नहीं की, बट अभी एग्रीकल्चर चल रही है। हम्म। बस ये है कि मैं खुद नहीं कर पाता, बट मैं आज भी, अभी खेती चल रही है, अभी इस समय हमारे यहाँ गन्ना गन्ना लग रहा है। मैं रोज सुबह उठ के, मेरा पहला जो कॉल होता है वो मेरे फार्म हाउस पे ही होता है, मेरे लोगों को मैं, और मैं कैमरा सेट कर रखा है, थोड़ी टेक्नोलॉजी की जो आप बात कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से देखता रहता हूँ, उनसे रोज पूछता रहता हूँ कि आज कौन से खेत में लगा, कौन से में नहीं लगा, यू गन्ना आर है। टेकिंग एन एक्टिव हाँ, पार्टिसिपेशन। यस यस, गन्ना है, कौन सी जगह पे नहीं है, कौन सी जगह पे दिक्कत हो रही है, कौन सा बीज है, ये सब चीज़ें मैं रोज सुबह उठ के सबसे पहला कॉल मेरा जो फार्म हाउस पे होता है, मैं कर रहा हूँ। तो मैं भी फार्मर, थोड़ा हाई टेक फार्मर बन गया हूँ, कैसे कैसे। जरूरी भी है ये चीज आज। अब आपने बोला कि इस फील्ड में क्यों आया, इस फील्ड में एक्चुअली मुझे एक्टिंग में कभी आना ही नहीं था। एक्टिंग से मेरा दूर दूर का नाता नहीं था, क्योंकि जब स्कूल में प्रेयर भी होती थी तो मैं सबसे पीछे खड़ा होता था, क्योंकि शर्म आती थी मुझे। क्यों? मैं शर्मीला रहा हूँ बचपन से।
मैं बहुत शर्मिला रहा हूँ। लगता नहीं है हाँ, सौरभ। नहीं लगता, अब नहीं लगता लोगों को। मेरे घर वाले ही बोलते हैं कि अब तू वो सौरभ नहीं रहा। हाँ, क्योंकि जब आप कैमरे को फेस करना शुरू कर देते हो तो चीजें बदल जाती है। तो एक्टिंग तो मुझे करनी ही नहीं थी कभी। मुझे बनना था रेसलर, जो मेरा 7 या 8 साल की उम्र में मैंने सपना देखा था ये। क्यों? एक सेकंड स्टॉप कर रही हूँ अभी, कंटिन्यू करेंगे। क्या कैसे मतलब ऐसे कहते हैं ना, कोई-कोई बोलता है मुझे डॉक्टर बनना है, तो कोई इसके पीछे कोई प्रेरणा होती है। क्यों बनना था आपको वैसे? हमारे घर में टीवी नहीं था। हुँ, हमारे पड़ोस में एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर तिवारी जी। अगर वो देखेंगे तो उन्हें बड़ा मजा आएगा कि मैंने बोला होगा। तो उनके यहाँ टीवी होता था पहले, उसमें शटर होती थी आगे, हाँ, ठीक है। वेस्टर्न का टीवी होता था, तो राइट। उसमें महाभारत आता था उस समय, हाँ, वी आर चोपड़ा सर। संडे संडे को। हुँ, तो महाभारत देखने के लिए पूरे मोहल्ले के बच्चे लोग उनके घर इकट्ठे होते थे और सब लोग महाभारत देखते थे। हुँ, तो महाभारत के बीच में ब्रेक होता था, एक एडवर्टाइजमेंट आती थी, उसमें एक बार रेसलिंग का वो आया। हुँ, उस समय WWF होती थी, हाँ, वर्ल्ड रेसलिंग। फेडरेशन। तो उसका एक ऐड आया या कैसे आया मुझे नहीं पता, मैं भी 7 या 8 साल का रहा हुआ। तो वहां पे एक रेसलर ऐसे रिंग के लिए आ रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, लाइट्स दिख रही है। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी तो कलर्स उतने समझ नहीं आ रहे थे, बट तो वो जो बस एक जो 2-3 सेकंड का था ना, वो चीज मुझे इतना अट्रैक्ट कर गई। कहते हैं ना, बच्चा छोटी उम्र में जो दिमाग में घुस जाता है वो बच्चा उसके पीछे भाग। प्रिंट हो जाता है उसके। मुझे नहीं पता था, ये बाद में पता लगा मुझे कि ये WWF। मुझे उस समय कुछ नहीं पता था ये क्या है, कहाँ होता है, कैसे होता है, बट मुझे बस ये लगा कि यार ये करना है। क्या है कुछ नहीं पता था। तो ये 7-8 साल की उम्र में मेरे दिमाग में घुस गई थी बात। बट हमारे यहाँ फैसिलिटी नहीं थी, हमारे यहाँ कोई स्पोर्ट्स की ऐसी अरेंजमेंट नहीं थे, स्कूल्स में भी स्पोर्ट्स होते नहीं थे। तो वो चीज़ें, लेकिन वो दिमाग में चलता रहा कि यार वो करना है। कई बार दोस्तों को बोला, फिर इंटरेस्ट आने लगा। अब घर में टीवी नहीं थे, डिश होती नहीं थी उस समय, छोटे शहर में, ऊपर से लाइट कटौती तो देख ही नहीं पाते कुछ। लाइट कटौती अभी भी कभी होती है, बट इट्स ओके। Your one-liners are very difficult. Yes, please continue. सो बस वहां से वो मुझे पिक किया और वो दिमाग में ऐसा घुस गया कि मुझे करना ही करना है। अब उसके लिए मुझे फिर बाहर निकलना पड़ा। फैमिली ने टोका नहीं बीच में कि ये मेरी क्या कर रहे हो, तुम ये घर के तो संभालो? घर में करता ही नहीं था ना मैं। तो मैं तो क्लास में, स्कूल में, जब भी आप WWE देखेंगे ना, उसके पीछे एक लाइन लिखी आती है, डोंट ट्राई एट होम। हाँ, उसको मैं, उसकी धज्जियां मैंने उड़ाई थी। तो घर में नहीं, क्योंकि घर में मैं अकेला था, एक सिस्टर थी, तो घर में किसके साथ करूं। स्कूल्स में, ग्राउंड में, ये सब बहुत करता था मैं। जैसे आपका बेटा ये चलता रहता ना, ऐसे बस यही, बस मेरे दिमाग में ये होता था कि कैसे भी करके रेसलिंग धीरे धीरे। उस समय गूगल भी नहीं होते थे, इंटरनेट भी नहीं थे, तो बहुत मुश्किल था। लेकिन ये पता लग गया था बुक से, किताबों से, कहीं से, कि ये रेसलिंग है एक, और ये कहीं बाहर अमेरिका में होती है, बस इतना पता था। तो बस वहीं से मेरे दिमाग में घुस गया और मैं कोशिश करता रहा। ठीक है, वो आगे बढ़ते हैं। अभी हम चलते हैं सीधे, अभी भी आप बच्चे हैं, ठीक है? नहीं, अभी बच्चे नहीं, मतलब हम उस स्टेज पे हैं जब आप छोटे हैं। तो आप पढ़ाई में कैसे थे सौरभ? ऐसा क्या क्वेश्चन पूछ लिया मैंने? क्योंकि मैं यहाँ में जो भी बोलूंगा ना, मैं अगर मैं सच बोलूंगा नहीं, सच बोलना है, तो गीता पे हाथ रख के हाँ, कसम खानी है। और अगर मैं इधर उधर बोलूंगा तो मेरी मम्मी ने अगर देख लिया तो मम्मी से पहले ही झूठ बोल रहा दूंगा। एक्चुअली पढ़ाई में मैं कभी भी अच्छा नहीं था, ठीक है। सॉरी, तो पहली बार मैंने देखा जो आप वो खुद ही बोल रहे हो, मैं अच्छा नहीं था। मैं पढ़ाई में कभी भी अच्छा नहीं था। बस ये है कि क्योंकि पढ़ना है आपको, स्कूल पास करना है तो पास कर लेता था, और आखिरी के 2 दिन पढ़ता था बस मैं, एग्जाम से 2 दिन पहले। और स्कूल में हमेशा मुझ पे इसी बात डांट पड़ती थी कि तेरी इस बहन में इतना अच्छा पढ़ती है और पढ़ोगे नहीं तो जीवन में खेती करनी पड़ेगी, ये वो ये टॉन्ट भी मिलते थे सुनने को टीचरों से। लेकिन मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, मतलब मैं हर स्पोर्ट्स में अच्छा था। मतलब स्कूल के जितने भी मेडल आते थे ना, मोस्टली वो मैं ही लेके आता था। घर वाले तो खुश होते होंगे। तो स्कूल वाले इसलिए गुस्सा होते थे, लेकिन वो जब स्पोर्ट्स मीट होती थी और स्कूल का नाम हो जाता, अरे नहीं वो मेडल वहां गया, तो छुप जाता था तो पीछे छुप पढ़ाई। जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कल्चर में ऐसा है कि पढ़ाई, डॉक्टर, इंजीनियर, यही बनना होता है, और वो शुरुआत से ही है, IAS और ये। तो डांट पड़ती थी, बट मेरे फादर इस मामले में बहुत अच्छे थे, उन्होंने कभी मुझे टोका नहीं। मतलब वैसे तो मार बहुत लगी मेरी शरारत की वजह से, या कुछ किसी झगड़े कर दिया, किसी उधम हो गया,
लेकिन मेरे फादर ने इस चीज़ के लिए मुझे कभी रोका नहीं कि स्पोर्ट्स मत कर। वो हमेशा मतलब मेरी फादर की बहुत कम बातचीत होती थी, बट मम्मी को बोलते थे, जैसे मम्मी ने बोला कि वो मम्मी के थ्रू होती थी सब मम्मी बातें। मम्मी हाँ, वो सब हमारे घर पे भी ऐसे ही होता कहाँ जाना है उनको बताना है, वो उनको बताएंगी, क्या कितने पैसे चाहिए वो उनको देंगी, वो मुझे देंगी, तो ये चलता। तो पढ़ाई में मैंने अच्छा नहीं था, बट जो भी देख रहे हैं भाई पढ़ाई करो, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। राइट एडवाइस। तो अभी आप बताइए, आप चलिए आपसे एक छोटी सी एक्टिविटी कराती हूँ। आंखें बंद करिए। आंखें बंद नहीं है, नहीं नहीं, बंद ये करिए। खुली आंखों से भी आंखें बंद नहीं समाज में। नहीं, अभी ज्ञान नहीं कर रहे, अभी आप आंखें बंद करिए। पहली मेमोरी बचपन में आपको क्या याद है जिसको देख के आपको चेहरे पे हमेशा आता है कि स्माइल आती है या क्या? आप खोल सकते हो आंखें। मेमोरी आ रही तो मज़ा आ रहा है ना अच्छा। याद करके। मेमोरी मुझे आई थी कि हमारे एक शुगर फैक्ट्री है, हम्म। थी मतलब एक्चुअली अपनी डबरा में, तो गन्ने आते थे पूरे क्षेत्र से चारों तरफ से, तो उसमें ट्रॉली में से गन्ने खींचने की मुझे मेमोरी आ रही थी। दोस्त भागते थे ट्रैक्टर के पीछे, गन्ने खींचते थे चलते ट्रैक्टर में से, वो एकदम से वो चीज़ याद आई है। ऐसी ऐसी चीजें बहुत हुई होगी आपके बचपन में। बहुत छोटे शरारत। शहरों में यही तो मजे हैं, मतलब आपके दोस्त यार, आपके मोहल्ले से, मतलब हर चीज कोई रोक टोक नहीं है, कहीं भी खेल रहे हो कूद रहे हो। अभी तो बच्चों बहुत कि बाहर मत जाओ, ये मत करो, बाहर गर्मी है। मुझे तो आज भी याद है एक पार्ले जी की बिस्किट में तो साला हम पूरा दिन दिन क्रिकेट खेलते थे। सो वो मेमोरीज तो बहुत अच्छी है। क्या अब आप हम आपको चलते हैं कि आप 10th 12th पास कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है जिसने आपको बहुत मूव किया हो उस टाइम? क्योंकि उस टाइम इंसान अपना कहते हैं ना थोड़ा इंटेलिजेंट हो जाता है। पहले तो बचपन में तो सब मस्ती करते हैं, लेकिन 10th के बाद थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। आप हुए थे 10th के बाद सीरियस? लोग पढ़ाई के लिए सीरियस हो गए, 10th बोर्ड है, बोर्ड के नहीं, एग्जाम है। एग्जाम के लिए नहीं, कोई ऐसा इंसिडेंट जिसको आपको देखा नहीं, कि बच्चे तो इसीलिए होते हैं। आप क्या उम्मीद कर रहे हो 10th के बच्चे से? 10th में बच्चे को वो कुछ नहीं सोचता, बेचारा वही सोचता है कि बोर्ड के एग्जाम है, अच्छे परसेंट मार्क्स चाहिए तो अच्छे कॉलेज मिलेगा। नहीं आगे का सोचते हैं आजकल के अच्छा, बच्चे? मैंने सोचा हाँ, नहीं। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं हुआ, बट ये है कि हाइट बिल्ट मेरी अच्छी होने लगी थी, हाइट अच्छी होने लगी थी, तो ये लगने लगा था मुझे कि मैंने जो बचपन में सोचता था, जो ड्रीम था, वो पूरा हो सकता है। और वैसा कुछ ऐसा कभी ज़्यादा हुआ नहीं, मतलब कि बट यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर योर WWE थॉट नहीं, नहीं, प्रोसेस। थॉट वो था, हाँ। प्रैक्टिसिंग नहीं थी। प्रैक्टिस ये थी कि कैसे भी करके स्पोर्ट्स करके बाहर निकलो, हम्म। क्योंकि यहाँ कुछ नहीं होने वाला। तो कोई भी स्पोर्ट्स मिल जाए, मैं सारे स्पोर्ट्स खेलता था, सारे। मैं बेसबॉल, ये वो सब सब कुछ खेलता था। तो ये तो सोचा नहीं था कि 12th करने के बाद मुझे ये करना है, ऐसा कुछ दिमाग में ख्याल नहीं था? क्या करना है मतलब? मतलब कुछ करना है, जैसे 12th के नहीं, बाद क्या करना है यही पूछ रही हूँ। ये तो मुझे अभी तक समझ नहीं आया जो करना क्या है। ये तो मैं आज भी इसी में परेशान हूँ, इसीलिए तो मैं कभी एक्टिंग भी कर रहा हूँ, रेसलिंग कर रहा हूँ। मेरे संग क्या रहा ना कि मेरे पास ऊपर वाले के आशीर्वाद से स्ट्रेस नहीं रहा जिंदगी में, क्योंकि घर से एक जो स्ट्रेस हो ना, पीछे से प्रेशर, वो ज्यादा नहीं रहा। जबकि 10th के बाद मेरे साथ के बच्चे, कोई पुलिस में जाना चाहता था तो हाँ। उसकी तैयारी कर रहा था, कोई आर्मी में जाना चाहता था, बट मेरा जो टारगेट था वो एक अलग ही था। तो तो मैं घर वो वालों ने नहीं बोला आपको कि क्या 12th के बाद क्या करोगे? हाँ, 12th के बाद नहीं, एक टाइम पे बोला, वो हाँ। ऐसे टाइम पे बोला, मुझे भी लगा मैंने बात सही कह रहा है यार। मुझे जॉब कभी करनी ही नहीं थी, और घर वाले चाहते थे मैं जॉब करूं, मेरे दादा ही चाहते थे मैं टीचर बन जाऊं। हम्म। तो मैं उनको बोलता था, मैंने कहा आपको कैसा लगेगा 6 फुट 5 इंच का लंबा चौड़ा टीचर जा रहा है बच्चों के साथ, बच्चे घबराई जाए। क्यों ऐसा लगा आपको? अरे मुझे पता लगने लगा था कि मेरी हाइट, मतलब बिल्ड का नहीं पता, बट मुझे समझ नहीं, आ रहा टीचर था कि टीचर तो टीचर होता है, उसे हाइट से क्या लेना अरे क्यों नहीं। आप सोचो, एक डॉक्टर 6 फीट 8 इंच का दाढ़ी वाला ऑपरेशन करने जाए, ऐसे ग्लव व्लव चढ़ा के, सामने जो बेचारा लेटा है बंदा, देना? अब सोच बात। राइट। तो ये तो इसका आगे फर्क पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि बन नहीं सकता, बिल्कुल, बट मुझे ऐसा लगता था, मैं ये बोल रहा हूँ। मेरा मानना ये है, ये मेरा मानना है, मैं किसी पे कर नहीं रहा। आपको भगवान देखो, इंजीनियर है ना या डॉक्टर है, वो कोई भी एक आम इंसान बन सकता है। ईश्वर ने अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज दी तो आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही करो, ठीक है, जो जो आम आदमी नहीं कर सकता। अब नहीं हो पाए, फिर बाद में जो करना वो करो, बट कोशिश आप ऐसी करो कि आप कुछ एक्स्ट्रा कर पाओ। मेरी हाइट बिल्ट इतनी अच्छी है, मैं डॉक्टर बन सकता था, डॉक्टर कोई बन सकता है, बट रेसलिंग जहां मैं गया हूँ वहां एक आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हाइट बिल्ट का कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। तो ये रीजन था मेरा। सोच लिया था कि 12th के बाद मैं उधर ही जाऊंगा? हम्म, मैंने ये सोच लिया था कि मुझे रेसलिंग में जाना है, कैसे जाना है, और मैं ज़्यादा बोलता भी नहीं था किसी को, क्योंकि लोग मजाक समझेंगे इस बात को। इवन मैंने अपने घर में भी ज़्यादा नहीं बोला कि मुझे रेसलिंग में जाना है। बस मेरे दिमाग में वो चीज़ चलती रही, मैं स्पोर्ट्स करता रहा और चेंज करता रहा स्पोर्ट्स कौन से। जैसे मैंने पहले बेसबॉल खेला, फिर ये खेला, आखिरी में बॉक्सिंग में गया मैंने, अब ठीक गेम में आया हूँ, ये मार धाड़ वाला गेम है।
और इससे ही रेसलिंग में जा पाऊंगा। तो ऐसे ही करता रहा मैं, लेकिन मैंने कभी जॉब के बारे में सोचा भी नहीं। बट हाँ, एक टाइम आ गया था कॉलेज के बाद, जब मम्मी और सो मेरी मम्मी चाहती थी मैं पुलिस में चला जाऊँ। मम्मी कहती थी हाइट अच्छी है, पुलिस में चला जा तू, बेटा टाइम खराब मत कर, समय निकल जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। मेरे दोस्त भी पुलिस में कुछ कुछ लग गए थे, कोई पुलिस में, सब जॉब जाने लग, मुझे भी लगने लगा। एक टाइम पे आके होता ना, आप माहौल में जब आपके आसपास के लोग वैसे ही हो, होते तो हैं। लगता है कि यार ऐसा ना हो कि अपने जिद में चीज़ें बिगड़ जाए। ठीक है, पता लगा बाद में, क्योंकि मेरी मम्मी बोलती किसी काम के नहीं रहोगे बाद में, ना नौकरी कर पाओगे, ना ये, फिर खेती करनी और पड़ेगी। सब पेरेंट्स ऐसे ही बोलते हैं बच्चे को सेट कराने के लिए करियर में। सो बट मैं नहीं, मैं गया भी था एक बार। दिया था पुलिस का एग्जाम? एक बार पुलिस की भर्ती में दोस्त जबरदस्ती बोले चल यार चलते हैं, तो शिवपुरी एक जगह बगल है, वहाँ मैं गया। तो मुझे अलग जो डीएसपी वहाँ जो ट्रेनिंग जब भर्ती में एक डीएसपी रैंक के अधिकारी था कोई, उसने मुझे देखा, मुझे बुलाया, मैं इधर आओ, भर्ती होना है। तो अब क्या होता है, पुलिस की भर्ती आपने कभी देखी नहीं होगी। अच्छा, पुलिस की भर्ती और आर्मी की भर्ती में इतने लोग आते हैं ना, इतने लोग आते हैं ना, कि ये लग रहा होता है मेला लगा हुआ है पूरा। कोई धक्के दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब कुछ भेड़ बकरियों की तरह होते हैं। लेकिन वो हाइट अच्छी थी मेरी, तो लाइन में लगे हुए थे कम से कम और सबसे ऊंचे 5,000 लोग। उसमें से मेरा मन नहीं था, दोस्त ले गए, मुझे बुलाया उसने, इधर आओ, कहाँ से आया, मैंने कहा यहाँ से आओ, क्या करते हो, मैंने कहा सर बॉक्सिंग करता हूँ। कोई मेडल है, मैंने हाँ मेडल है। तो ज्वाइन करोगे, मैंने कहा हाँ। तो बोले ठीक है, आप एक काम करो, आप उस दिन हो रहा था फिजिकल हो रहा था, दौड़ भाग वाला। बोले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तुम कल आ जाना। अब मैं चला गया, मुझे फिर अगले दिन का खुद का उन नंबर लिया, उन्होंने कहा फ़ोन आया मेरे पास, वो डीएसपी शर्मा थे, कि अरे तुम आ जाओ, आज एसपी साहब से कह के उसे हो जाएगा। मैंने सर मुझे नहीं आना, क्योंकि मैं चला गया, मेरा अगले दिन कंपटीशन था कि पंजाब में खेलने के लिए। तो ऐसा नहीं, जॉब मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट चांस नहीं नहीं। बहुत मिले। बट दिमाग में ये था कि करना है तो ऐसा कुछ करना है कि जो मेरी हाइट बिल्ड पे सूट करे, ये दिमाग में शुरू से ही था। और रेसलिंग तो घूम ही रही थी, वो कीड़ा चल ही रहा था दिमाग में, तो इसलिए मैंने नहीं किया। नाउ लेट्स कम बैक टू आफ्टर 12th कि आप रेसलिंग में कैसे गए? रेसलिंग में 12th के बाद गया ही कहाँ। तो क्या किया 12th के सो बाद? 12th के बाद मैं पुलिस 12th पुलिस का बात हो गई, आप गए, आपने नहीं, अप्लाई करा? मैं नहीं गया, मैं अपने स्पोर्ट्स के लिए चला गया, कंपटीशन के लिए। फिर मैं नहीं गया, मैंने मना कर दिया, सॉरी सर मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरा कंपटीशन था, तो चला गया। सो 12th तक मैं डबरा रहा, डबरा से मैं 12th किया। 12th होने के बाद फिर मैंने एक्चुअली एडमिशन लिया ग्वालियर में, कॉलेज है LNIP। वो एक्चुअली एशिया के टॉप कॉलेज में से एक है फिजिकल एजुकेशन के लिए। तो मुझे लगा कि वहाँ जाऊँगा तो स्पोर्ट्स वगैरह कुछ करूँगा तो आगे बढ़ने के चांस मिलेंगे। बट वहाँ जाके 2 महीने में ये समझ में आ गया था कि यहाँ से आप एथलीट तो नहीं बन सकते, यहाँ से आप अच्छे कोच बन सकते हो, और यहाँ से आप अच्छे लेक्चरर बन सकते हो इस फिजिकल एजुकेशन में। देन वहाँ एक बॉक्सिंग के कोच थे, मिस्टर रविंदर सिंह राणा, जो रोहतक से थे। वो किसी कॉन्फ्रेंस के लिए उस कॉलेज में आए हुए थे। तो वहाँ मैं बास्केटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। मेरी हाइट थी, तो मुझे कोचेस बोले कि आप बास्केटबॉल खेलो, आपको फ़ायदा मिलेगा, तो मैं बास्केट खेलने लगा। अचानक से उनका निकलना हुआ और वो मुझे देख के रुक गए। तो बास्केटबॉल की जो स्टेयर्स बने हुए थे बगल में, जहाँ से आप बैठ के देखते हो, तो वहाँ बैठे रहे, 1 घंटा देखते रहे मुझे। फिर मुझे लगा पता नहीं वैसे बैठा हुआ कोई, मैं जानता नहीं था, क्योंकि वो हरियाणा के थे। फिर मेरे पास आए, बोले क्या करते हो? तो मैंने ऐसे बोला, क्या करते हो? देख तो लो, बास्केटबॉल खेलते हैं, खेल तो रहा हूँ आपके सामने, और क्या, यही करता हूँ फिलहाल तो। तो उन्होंने बोला बॉक्सिंग करोगे? जैसे ही उन्होंने बोला बॉक्सिंग करोगे, तो मेरे दिमाग का सीधा बटन जरा, अब ये है मार धाड़ वाला गेम बॉक्सिंग। मैंने अगर यहाँ एंटर कर गया तो मैं रेसलिंग में पहुंच सकता हूँ, क्योंकि बास्केटबॉल खेल के कौन रेसलर बन रेसलर बन सकता है, सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता था। अब मेरे पास ऑप्शन था नहीं। तो उन्होंने बोला, मैंने हाँ, उन्होंने पूरा सेंटेंस भी नहीं कर पाया कि बॉक्सिंग करोगे क्या, तो क्या पे तो मैंने हाँ बोल दिया उनको। उन्होंने बोला कहाँ के रहने वाले, मैं इसे डबरा से हूँ। वो मेरे घर डबरा गए बस से, मेरे फादर के पास। एक वो थे, और एक और रेसलिंग के जो अपनी एमेच्योर रेसलिंग होती है उसके कोल्हापुर के कोच थे। मेरे घर गए, मेरे फादर को बोले कि हम चाहते हैं कि आपके बेटे को आप हमें दे दो, मैं बॉक्सिंग कोच हूँ और मैं इसे बॉक्सर बनाना चाहता हूँ। पापा जी बोले ठीक है, वैसे भी ग्वालियर ही रह रहा है हॉस्टल में, तो जैसा आप ठीक लगे। तो वहाँ से मैं सीधा फिर हरियाणा चला गया, रोहतक, उनके पास। कॉलेज छोड़ के, फीस वीस सब जमा हो गई थी, उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लोग मरते हैं, जहाँ मेरा एडमिशन हो गया था। बट मैं चला गया छोड़, क्योंकि मुझे वो मेरा करना ही टारगेट नहीं सेट था। था कि मुझे भाई रेसलिंग रेसलिंग ही में करना जाना ही है। जाना है।
बॉक्सिंग सुना मार धाड़वा ये अपने आप कुछ हो सकता है, और हरियाणा सुनते ही तो और लगा कि यार हरियाणा तो, क्योंकि हरियाणा स्पोर्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, रेसलिंग हो, कुश्ती हो, जो देसी कुश्ती होती है इसे एमेच्योर रेसलिंग बोलते हैं, वो सब वहाँ है। तो मैं वहाँ चला गया उन कोच के पास, 6 महीने उनके संग मैंने ट्रेनिंग की। बहुत वो खुश हुए, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि ये लड़का नेशनल मेडल मारेगा और ये ओलंपिक तक जाएगा, ये उनके दिमाग में आ चुका था। क्योंकि वो कोच है ना, रोज हजारों लोगों को ट्रेन कर रहा है, समझ जाते हैं, वो समझ गए थे, सब कुछ अच्छा रहा। लेकिन अचानक से ना मुझे इंजरी हो गई राइट शोल्डर में ट्रेनिंग के दौरान। तो मैं 4 या 5 महीने में वहाँ रह पाया। उन्होंने मेरा एडमिशन कराया वहाँ कॉलेज में, एक जाट कॉलेज है, जाट कॉलेज संस्था है पूरी हरियाणा, जाटों की संस्था उनका कॉलेज है, वहाँ पर एडमिशन कराया, हॉस्टल कराया मुझे, और बॉक्सिंग को खुद प्रैक्टिस कराते थे यूनिवर्सिटी। 5 6 महीने मुझे इंजरी हुई राइट शोल्डर पर। राइट शोल्डर, अब एक्चुअली क्या होता है ना कि मेरे संग प्रॉब्लम क्या थी कि मुझे बचपन से ही स्पोर्ट्स का शौक था, ट्रेनर कोई था नहीं, क्या कैसे करना तरीके थे नहीं। तो मैं जेवलिन थ्रो भी करता था बहुत पहले। तो जेवलिन थ्रो को आपने तो थ्रो करते हो ना, तो वो उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, उसकी कुछ एक्सरसाइज होती है, उसे कुछ आपको मसल्स को एक्टिव करना होता है, वार्म अप करना होता है, फिर आपको वो करना होता है। वो भी एक मेजरमेंट होता है, एक साइज होता है, जेवलिन का वेट बट एक यू नीड फिक्स टू बी होता है। ट्रेन्ड फॉर इट। तो आपको ना वो सारी चीज़ ट्रेनिंग चाहिए आपको। और वो अब मैं जेवलिन मिल गया मेरे घर में रखा हुआ, कहीं चाचा जी करते होंगे बचपन में, सॉरी कॉलेज टाइम में मिल गया, कहीं बच्चा था साइकिल पे लगा के पीछे इतना बड़ा जेवलिन जाता था मैं रोड पे कि 2 4 लोगों को ऐसे लग जाते थे, क्योंकि जेवलिन तो लंबा होता है। लंबा। अब जगह थी थोड़ा दूर, तो दादाजी की साइकिल, उसके ऊपर जेवलिन ऐसे लगा के, और जी जेवलिन निकल रहा है पीछे 15 फीट दूर तक, और चले आ रहा साइकिल से, किसी में लग रहा है, जग रहा है, कोई बच्चे थे। तो वहाँ ना मैंने जेवलिन, वो जो जेवलिन था वो लकड़ी का भी होता था, तो उसका मेजरमेंट भी ऊपर नीचे था, थोड़ा वेट भी ऊपर नीचे था, और बस बस फेंकना है, क्योंकि ये था कि जेवलिन है, इसको ऐसे फेंकना होता है, बस इतना पता था। तो वो मैं कर रहा था, उसकी वजह से मेरे शोल्डर में इंजरी धीरे धीरे हो गई होगी, मैं ध्यान नहीं दिया पहले। तो जब बॉक्सिंग करना शुरू किया 2 4 महीने अच्छा रहा, लेकिन फिर वो डिसलोकेट होना शुरू हो गया मेरा, हमेशा ना कंधा अपने आप I know. डिसलोकेट हो जाता। एक बार शुरू होता है डिसलोकेशन, it always happens. So and I think you must be doing it, even your dislocation you can manage it on your own यस, also. लेकिन वो उसमें इतना दर्द होता था कि वो बर्दाश्त से बाहर था। मेरा तो इतना ज़्यादा इंजरी बढ़ती गई धीरे-धीरे। पहले मैंने बताया नहीं कोच को कि ये दिक्कत शुरू हुई, बढ़ती गई। फिर ऐसा मैं सो रहा हूँ ना, सोते में निकल जाता था। हाँ। अगर मैं उल्टा सो गया तो निकल जाता था। फिर वो फिक्स करना होता तो बहुत पेन। तो वो जो कोच थे उन्होंने बहुत कोशिश की, काफ़ी डॉक्टर से हम मिले। उन्होंने बोला सर्जरी बोला। सर्जरी मैं कराई नहीं, क्योंकि उस समय सर्जन इतने अच्छे, मतलब स्पोर्ट्स के वो नहीं That था। era, हाँ नहीं थे। मैं बात कर रहा हूँ 2004 की। तो रिस्क लगा कि नहीं, ये नहीं होना Even चाहिए। technology was not that हाँ, great that time. हाँ, तो वो फिर नहीं कराया उसी सर्जरी। उसी डिसलोकेटेड शोल्डर के साथ you started doing kickboxing. नहीं तो अभी यहाँ कहाँ नहीं आया इसके बाद। ये मेरे बहुत दिल के करीब है ये चीज़। और लोगों की ज़िंदगी में अप एंड डाउन बहुत आते हैं ना, वो ये मेरे लिए डाउन साइड बहुत आता। तो जब मुझे इंजरी हुई तो डॉक्टर से मिले हम सब, लेकिन वो डॉक्टर बोले नहीं, ये ठीक नहीं हो सकता, टाइम लगेगा इसको, और यदि ज़बरदस्ती करोगे तो ये और प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो मेरे कोच को भी बुरा लगा कि यार इस बच्चे को वहाँ से लेके आए, उसकी फैमिली से इतना दूर, और यहाँ रहने के बाद अब कैसे। मैंने भी उनको बोला सर कोई बात नहीं, आपकी गलती तो है नहीं, काफ़ी ट्राई किया। उनको तो मैंने बोल दिया, लेकिन मैं अपने आप में बहुत वो हो गया। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं कैसे करूँगा, कि मैंने अपना घर छोड़ा, अपना स्टेट छोड़ा, अपने लोग छोड़े, इतने दूसरे स्टेट में हूँ, दूसरी जगह हूँ यहाँ, और ग्रेजुएशन की मैं एडमिशन भी ले लिया वहाँ पे। अब क्या, लौट के जा नहीं सकता, क्योंकि लौट के जाऊँगा तो क्या जवाब दूंगा लोगों को, क्योंकि ये छोटे शहरों में ना ये बहुत चीज़ होती है। प्रेस्टीज का इश्यू हाँ, भी होता इज्जत है। पे तो बात ही नहीं आनी चाहिए साहब, ये तो हमारे यहाँ का अलग ही वो है। तो रिश्तेदारों का जवाब दोगे आप, पड़ोसियों का जवाब दोगे, दोस्तों का जवाब दोगे, और हर किसी को आप समझा नहीं सकते। ठीक है, लोग हम ऐसे लोग होता है बहाना मार रहे हैं। तो 6 महीने मैंने किसी से बात नहीं की, बिल्कुल कोई बातचीत नहीं। वहीं रहे थे। मैं वहीं रहा हॉस्टल में, किसी से बातचीत नहीं करता था, कुछ भी नहीं, बिल्कुल शांत। मुझे मतलब डिप्रेशन तो नहीं कहूँगा, डिप्रेशन तो खैर मुझे नहीं लगता होता भी है, बट एक वो होता ना कि आपका You become आपकी silent जो and you're उम्मीद जो है thinking, ना, वो मतलब कि यार अब अब क्या क्या है? करें, what next? नहीं, व्हाट नेक्स्ट नहीं था टेंशन मेरा। टेंशन ये था कि मैं जो करने वाला, जो मुझे करना है, वो अब कैसे होगा, ये हो नहीं सकता यहाँ से। 6 महीने बाद मैंने कहा नहीं, ऐसे तो नहीं,
मैंने कहा अगर इतनी दूर आया हूँ इसलिए तो नहीं आया कि अब ये हो गया तो बस ग्रेजुएशन कर लो, यहाँ से पढ़ाई और नौकरी कर लो, टीचर बन जाओ, वही समझ आने लगा मुझे पुलिस में जाना पड़ेगा, टीचर बनना नहीं है सभी। मैंने रिसर्च किया, पता किया मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैंने कहा अब मैं करूँगा किक बॉक्सिंग, क्योंकि किक बॉक्सिंग में दोनों पैर चलेंगे, एक शोल्डर नहीं चलेगा ना, बाकी एक हैंड है और बताना तो किसी को है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि वो निकल के बाहर गिर रहा है, बस उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना, उसको प्रोटेक्ट करना है। बाकी फिर मैंने किक बॉक्सिंग स्टार्ट की और 2006 से मैंने स्टार्ट की किक बॉक्सिंग, फिर 6, 7, 8, 9 चारों साल में लगातार चैंपियन रहा मैंने। तो उस टाइम बीच में इंजरी कुछ भी नहीं हुई? मैं नॉट यूजिंग दिस हैंड? बहुत कम यूज़ करता था, मैं करता था बट बहुत कम यूज़। वो आज भी इतने लंबे समय तक वो दिमाग में रखना पड़ा कि इसमें इंजरी है, तो आज भी कभी-कभी जब मैं ऐसा कुछ कर रहा होता हूँ कि मुझे लगता है कि मेरा हाथ ये, जैसे मैं रेसलिंग में भी मूव करता हूँ ना, तो जब भी मैं दूर से मूव करने की कोशिश करता हूँ ना, तो दिमाग बोलता है कि अरे इधर, क्योंकि 6-7 साल लगातार ये ध्यान रखना पड़ा कि इसमें इंजरी है, ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, शोल्डर, ये सब चीज़ें। तो लेकिन अच्छी बात ये है कि किक बॉक्सिंग में मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, हाइट का बहुत फ़ायदा मिला और 4 साल में रेगुलर चैंपियन रहा। तो तो उम्मीद जब बन गई कि अब कुछ होगा आप ज़रूर कुछ है। कर सकते हैं, उस रास्ते पे हाँ, निकल आए हैं। और और अच्छा हो गया था, मुझे और मज़ा आने लगा। मैंने पहले बॉक्सिंग कर रहा था सिर्फ़ 2 हाथ से, रेसलिंग में तो पैर भी यूज़ होते हैं, उठा के भी पटकते हैं। मैंने किक बॉक्सिंग में इसमें ये काम हो सकता है। हाँ, तो लेकिन रेसलिंग में तो पूरा बॉडी यूज़ होती है, तो उसमें कैसे गए थे? नहीं बट ये उम्मीद बन गई थी ना कि आप पहले हाथ यूज़ हाँ। कर रहे थे, अब पैर भी यूज़ होने लगे, तो बेसिकली अब बस अब पटकने वाला और बचा हुआ है। राइट। तो कहीं न कहीं से होगा यस। जुगाड़ ये भी। तो अभी आप जैसे आपने अपना सोचा था कि यू विल फाइट विद द बॉक्सिंग, हुँ, देन यू सेड कि नहीं वो नहीं हुआ, किक बॉक्सिंग। हुँ। तो क्या उसकी जैसे लाइन में चलते तो किक बॉक्सिंग के बाद एक्टिंग करी कि किक बॉक्सिंग के बाद सीधे डब्ल्यूडब्ल्यूई में गए? अब क्या हुआ कि जब कि आप किक बॉक्सिंग तो कर ली, हुँ, शरीर भी बड़ा कर लिया। हुँ, अब जितना बड़ा शरीर है उतनी बड़ी खुराक भी चाहिए आपको। हुँ। अब आपको अगर आगे बढ़ना है, आपको अपने बॉडी पे इन्वेस्ट करना, तो आपको उसके लिए पैसा भी चाहिए। हरियाणा से कंप्लीट करने के बाद 2008 में मैं आ गया था ग्वालियर वापस। हाँ, 8 में आ गया था। मैंने 8 में कॉलेज में एडमिशन लिया वहाँ फिर से। एक डिग्री होती है, तो मैंने कहा एक डिग्री भी कर लो, लगे हाथों पता लगा भी कुछ लंका लग गई तो कुछ तो बैकअप अपने लिए। तो मैंने एक डिग्री होती है बीपीएड, फिजिकल एजुकेशन की, उसमें एडमिशन ले लिया। तो ये शायद आप लोगों को पता ही नहीं है, किसी बहुत कम लोगों को इस बारे में पता है। उस समय एक शो आता था सोनी पे, इंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, फराह खान और अनु मलिक। तो उसके लिए ग्वालियर में ऑडिशंस हो रहे थे, कुछ मतलब कुछ टैलेंट हो ये वो। तो मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने होस्ट किया था, वो पत्रकार थे। तो अब कुछ मिला ही नहीं ग्वालियर में, ऐसे कुछ टैलेंट उस समय नहीं मिला उनको, या जो भी रहा होगा। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, अरे यार ऐसे यार बेइज्जती हो रही है यार। मैंने कहा क्या हो गया? हम लोग थोड़ा सा क्या है कि ग्वालियर और चंबल वाले थोड़ा वैसे ही रहते हैं हम जोश में ही, कि कोई बात वाली बात हो जाए, कोई क्षेत्र वाली बात हो जाए, तो थोड़ा वैसी वाली दिमाग का कम उपयोग करते, सीधे भावनाओं में बह जाते। अरे यार बोले क्या यार, ग्वालियर से कोई एक आदमी ऐसा नहीं मिल पाया, कोई टैलेंट, यार बेइज्जती हो रही है पूरी। अच्छा, ग्वालियर के टैलेंट नहीं मिल रहा? हाँ यार। मुझे अच्छा ये क्या कर रहा है, समझ नहीं आ रहा, मैं रुको मैं आता हूँ। तो कितने साल के थे सौरभ? मैं कॉलेज में था, साल तो मुझे भी याद नहीं। 18-19 साल? नहीं कॉलेज में कर चुका था। हाँ, तो 18-19 साल ना? भाई पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था ना मैं, थोड़ा सब समझो ना। अब आप पूरा ही ओपन कर दोगे यार, कैसे काम चलेगा। हाँ मतलब 19 नहीं, मैं 19-20 22 साल का था। अच्छा। 22 साल का। अरे कॉलेज, हाँ हाँ, ऐसा समझ में भी आ नहीं है, गया। थोड़ा मैं लेट पढ़ाई शुरू करी थी मैंने। नहीं, आई एम नॉट जजिंग यू, आप नहीं, आगे बोलो। तो नहीं, जज तो वैसे भी कोई किसी को नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो मैं गया, ऐसे चला गया, तो ऐसे ही बैठे थे। अब मुंबई के लोग पहली बार मिले थे मुझे, ऐसे ये भाई लोग बैठे ना, ऐसे ही कैमरा वैमरा लगा के। मैंने मुंबई यार, मैंने सही है, क्योंकि मुंबई मतलब जब छोटे शहर में सुनते हो ना आप, तो मुंबई एक जो ड्रीम लगता है। ड्रीम लगता है, मतलब मुंबई में, और क्योंकि फिल्मों में देखा होता मुंबई। मैंने कहा यार मुंबई के लोग हैं तो हो सकता, क्योंकि मुझे ऐसा पता था कि ये अगर मुझे रेसलिंग में जाना है ना, तो मुझे कहीं बाहर निकलना पड़ेगा, किसी बड़े सिटी में, या ऐसा कुछ कनेक्शन कहाँ होगा। बिहार तो आगे WWE वाले आएंगे नहीं डबरा में या ग्वालियर में कि भैया कर लो। तो वो आए, तो मेरा थोड़ा बोलने का तरीका अब तो बहुत सुधर गया। पहले मैं थोड़ा सा वैसे रूड टाइप बोलता था, जैसे हमारा, हाँ जैसे हमारा मतलब लोकल में बोलते हैं। तो
बेचारे कैसे वो भी बोलते थे सर, सुनाएंगे? मैं जैसे क्या मैंने कहा है का चक्कर है, तो बेचारे वो डर गए जी कौन आ गया। मैं पठानी सूट पहन रखा था, मैंने ब्लैक पठानी सूट सेट था मेरा, 6 फीट 7 इंच हाइट, और उस समय बिल्कुल प्रॉपर फिट, 120 किलो उस समय वजन रहा हुआ, और एकदम से गेट से अंदर आया। मैंने क्या चक्कर है भाई, तो डर गए मुंबई वाले बेचारे। एक लड़की भी थी, तो लड़की और जल्दी डर गई। तो मैंने बताओ क्या कर सकते हैं, तो उनने थोड़ा सा उनमें से किसी ने बोला क्या यार आपके शहर में भाई यार कोई टैलेंट नहीं है। मैं टैलेंट, मैंने कहा, बोले आप क्या करते हो, मैंने कहा यार मैं किक बॉक्सर हूँ, मैं पीट सकता हूँ। तो बोले पीट सकते हो, अच्छा ये पिटाया कौन हम में से, ये कौन टैलेंट हुआ। तो मैंने कहा मैं पिट भी सकता हूँ, फिर पिट भी पिट सकता भी सकता हूँ। हूँ। तो बोले पिट भी सकता हूँ, तो उन्होंने दिमाग लगाया क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा तुम्हें तो 4-5 लोग थे, मैंने जितना मार सकते हो ना तुम लोग। तो वो आए, उन्होंने किसी ने पंच किक विक मारने की कोशिश सीरियसली? की। हाँ, नहीं किक बॉक्सिंग आपकी ट्रेनिंग की जाती है, आप फिर इतना मज चोट नहीं लगती? ऐसे नहीं लगती चोट कि मतलब आपको चोट ही लग जाएगी। अरे कोई मार रहा आप था? रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, आपकी बॉडी को आदत है, आपके मसल्स उतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि आप उस बेसिक चीजों को बर्दाश्त कर सकते हैं बहुत इजीली। ओके। और सारा का सारा गेम यहाँ से होता है। वहाँ बात फंसी थी, मेरे शहर की बात थी, मेरी शहर की इज्जत लगी दर्द थी वर्द यहाँ। कुछ फीलिंग नहीं और होनी नहीं, थी? दर्द हो रहा है तो होने दो ना मुझे, मैं बाहर नहीं बता रहा, वो मुझे हो रहा है, वो मैं दर्द तो होगा जब लगेगा। तो 4-5 लोग में, हाँ ये ठीक है ये ठीक है। बोले ये करते हैं, तो क्या करते हैं, बोले ये है कि तुम्हें मार खानी है और तुम्हें दर्द नहीं होता, ये कैरेक्टर हम दिखाएंगे। मैं ठीक है। वो चले गए, मैंने ये सही रहा। तो मैं पहुंचा, एंटरटेनमेंट की कुछ भी करेगा कि सेट पे यशराज में शूट चलता था, फराह खान, अनु मलिक, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मैं वहां से आया था, और ऊपर से 11,000 रुपये मिलने वाले थे, जो प्राइज मनी 11,000 रुपये यार, समझो बात को। हाँ, प्रोटीन समझ रही हूँ। प्रोटीन वोटीन मिल जाए उस समय। हाँ। तो वो फिर हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, लकड़ी के उन बेवकूफ़ों ने गलती थोड़ी सी क्या कर दी, मैंने उनको बोला था जो लकड़ी जिससे मारोगे थोड़ी मोटी रखना, पतली मत करना, पतली क्या चिपकती ज़्यादा है। हम्म। वो उन्होंने जो भी प्रॉपर्टी वाला होगा, उन्होंने पतले पतले से चौड़े चौड़े बढ़िया वाले लकड़ी के फट्टे से बनाए, और पंच केक, और वो उससे अच्छे से मेरी वीडियो पड़ी होंगी शायद यूट्यूब पे कहीं, पता नहीं, होंगी जरूर। अंदर चोट लग रही वो इशू नहीं था, तो वो बहुत निशान निशान खूब आ गए। बट वो उनका होता था कि इवेंट खत्म होने के बाद वो एक एक रैप देते 11,000 जो भी था, हम्म। उसमें से टैक्स कट गया यार, बहुत नुकसान हुआ था उस समय, बट इज ओके। तो You had to मैं say मैं that. मैं खु मैं खुश होके बस गया। इधर क्या, वो फराह खान के दिमाग में कुछ क्या क्रिएटिविटी फराह को आई है, किसी को आई है, तो उन्होंने क्या किया कि यार ये जो लड़का है ना, हम्म। इसको लेके हम कुछ अलग ट्राई कर सकते हैं। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया उसमें, पहले एक बजर होता था दबाने के लिए कि अगर जो हाँ, नहीं कर नहीं पाएगा कर उसको रहा, दबा हाँ। दें, तो वहां उन्होंने एक गोंग बनाया, हम्म। और मुझे वो कैरेक्टर दिया, और कैरेक्टर का बहुत फेमस लाइन होती थी, गोंग कभी रॉन्ग नहीं है। हम्म। हाँ, तो वो उन्होंने मुझे उसके लिए बुलाया कि आप, हम चाहते हैं कि आप ये करो। तो मैंने कहा यार कर तो सकते हैं, हम्म। पैसा भी मिलेगा, हम्म। ठीक है। देखो सच्चाई ये दुनिया में कोई कुछ भी कहता हो, बिना पैसे काम होता नहीं है, और स्पेशली आपको वहीं सरवाइव करना है या रहना है और आपको आगे बढ़ना, तो पैसा चाहिए। अब Absolutely. हम लोग किसान फैमिली से आते हैं, घर से उतना नहीं कर सकते जितना, क्योंकि थोड़ी इशू होते ही होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। अब इसी दौरान क्या हुआ मेरे संग कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में, जब मैं यहाँ से गया पहला वो करके एंटरटेनमेंट वाला, नहीं नहीं हाँ, वो करके, हाँ फिर मैं आ गया यहाँ पे, यहाँ करने आया, तो मैंने वो कैरेक्टर किया। मुझे वो कैरेक्टर पसंद नहीं था ज़्यादा, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं, मतलब ठीक है, बट मैं कर इसलिए रहा था कि मुंबई में जो रुकने का मौका मिलेगा और मुझे पैसे भी मिलेंगे, एक्सपोज़र भी जिससे कि मिलेगा। मैं और लोगों से मिल पाऊंगा, और क्योंकि दिमाग में वो रेसलिंग घूम रहा था कहीं ना कहीं, वो ही एक मेरा टारगेट था। एक सीजन किया मैंने उनका 2 या 3 महीने का, फिर वापस चला गया मैं अपने घर। वहां पे फिर क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में नगर निगम के इलेक्शन हो रहे थे। हुँ। तो मेरे दोस्त यार ऐसे ही बोले, यार क्या करना है यार, मैंने क्या करना है मतलब, बोले इलेक्शन हो रहा है, अपन चुनाव लड़ते हैं। चुनाव चुनाव लड़ते हैं। लड़ते हैं, वो पार्षद बोलते हैं हमारे यहाँ, कॉर्पोरेटर बोलते हैं जिसको, हाँ। एक एरिया का होता है ना। हुँ। तो मैं, चुनाव लड़ते हैं, अच्छा। तो ऐसे ही बस बोला लोगों ने, लड़ते हैं। चुनाव लड़ा, मैं चुनाव जीत गया, चुनाव जीत गए मैं पार्षद बन गया, सबसे यंगेस्ट पार्षद था मैं उस समय। मध्य प्रदेश में। हाँ, तो अब जीत गए दोस्त यार, ठीक है, थोड़ा बहुत किया इधर, दोबारा से इनका फिर फोन आ गया, नेक्स्ट सीजन आ गया अगले साल। हाँ। तो मैंने दोस्तों को बोला, मैंने भाई देखो ये तुम चीज़ देखो, मैं तो
जा रहा हूँ। फिर मैं यहाँ आया, वापस से उनका शो किया मैंने। जब सेकंड टाइम उनका शो कर रहा था तो एक कलर्स के ऊपर शो आया था, रिंग का किंग, जिसे होस्ट किया था हरभजन सिंह ने। ओह, रेसलिंग शो था। हाँ, जैसे एक शो आया था दे दनादन जो आया था, उसके हाँ, बाद ये शो आया था रिंग का किंग, जो रेसलिंग शो था। आज तक किसी को कभी नहीं बोला ये बात, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम लोगों की बैंड बजाएगी उस शो में। तो कलर्स का शो था, आई थिंक जो बिग बॉस जो कंपनी बनाती है विस्क्राफ्ट है शायद, हाँ, नहीं नहीं, नहीं, इंडोमॉल का शो था वो। तो उसमें क्या था कि रेसलिंग शो होना था, अब उन्हें इंडिया के एथलीट चाहिए थी। मुझे ये कहीं से खबर लग गई, भाई मेरा तो मतलब मान लो कि बस सपना सपना ही पूरा पूरा हो हो गया गया। जिंदगी में। मैंने कहा मैं करूँगा कुछ भी है। ट्राई आउट हुआ, ट्राई आउट लिया गया, ट्राई आउट पूरी मेहनत करी, ये करो वो करो, सब किया अच्छे से, और मेरा उस शो के लिए सिलेक्शन हो गया। एक बंदे को 1 महीने के 25,000 रुपए से वो लोग दे रहे थे, 25,000, That's ठीक है। it. और पैसा एक ओके। उसके बाद जो प्रोफेशनल एथलीट आए जिनसे आपको लड़ना है, उनके बराबर की ट्रेनिंग आपको 3 महीने में करनी है। ये पॉसिबल है ही नहीं। जो लोगों ने 10-10 साल 15-15 साल दे के आए बने, तो उसमें क्या हो रहा था कि जब हमें बहुत ओवरलोड ट्रेनिंग दी जाती, सुबह शाम दोपहर, तो हम लोग पुणे में रुके हुए थे। तो पुणे से वहाँ से 2 बस आती थी। एक आती थी जो फॉरेनर रेसलर थे वो जाते थे होटल में, और जो इंडियन जो एथलीट थे वो जाते थे हॉस्पिटल साइड, ऐसे। क्योंकि इतना जब ओवर ट्रेनिंग में स्ट्रेन, कभी कहीं चोट, कभी कहीं चोट, मतलब एवरी सिंगल डे डॉक्टर से मिलना पड़ रहा था। भाई उम्मीद तो ये थी कि इंजरी होनी तय है, कोई बचा नहीं पाया, क्योंकि आप ओवरलोड ट्रेनिंग नहीं कर सकते, ट्रेनिंग का भी एक सिस्टम होता है। फाइनली ट्रेनिंग डन हो गई, वो दिन आया, रेसलिंग शो स्टार्ट हुआ। शो ज़्यादा चला नहीं क्योंकि जो भी रीज़न रहा हो तो नहीं चला। बट वहाँ से क्या हुआ कि मुझे उन एथलीट्स से मिलने का मौका मिल गया जो इंटरनेशनल एथलीट हैं, जो WWE में भी लड़े हैं, जो दूसरी कंपनी से भी लड़े हैं। स्कॉट स्टनर से मैं मिला, जो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उनसे मिलना। ऐसे जेफ जैरेट से मिला, ऐसे काफ़ी सारे बड़े रेसलर से मिला। वो शो ख़त्म हो गया, और शो ख़त्म होके वो लोग वापस चले गए। मैं सीख गया थोड़ा बहुत रेसलिंग, जो सीखनी थी वो बेसिक चीज़ सीख गया कि इसमें होता क्या है, जो बेसिक्स। उसके बाद अचानक से मुझे महाभारत मिल गया। कैसे? महाभारत कैसे मिला मुझे? महाभारत मुझे एक्चुअली करना नहीं था। करना क्या, मुझे एक्टिंग ही नहीं करनी थी ना, क्योंकि मैं तो, मेरा टारगेट वो है, मैं उस पे पूरा फोकस Wrestling, कर रहा था। तो इन्होंने फेसबुक पे पोस्ट डाला, स्वास्तिक प्रोडक्शन ने, इनकी कास्टिंग बंदे ने, कि 6 फीट 2 इंच या 6 फीट 3 इंच का बंदा चाहिए भीम के लिए। कि इन्हें भीम और द्रौपदी नहीं मिल रहे, 2 सबसे लास्ट कास्ट हुए थे, बाकी सारी कास्टिंग पहले हो चुकी थी। तो मेरे किसी दोस्त ने दिल्ली में देखा, मुझे बोला कि यार अब मैं उधर पार्षद ही बन गया। हाँ, तो पार्षद बन गया तो बढ़िया, ब्लैक स्कॉर्पियो में घूमना, और मोहल्ले वाले आसपास, भाई सब साहब भाई इज्जत साहब, इज्जत और ये चीज हम लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है हमारे एरिया में। किसी किसी को भी करती है सर। नहीं, हो सकता है कि मेट्रो सिटीज में ना करती हो, क्योंकि यहाँ लोगों की अलग सोच होती है। राइट, बट हमारे यहाँ उसकी एक रिस्पेक्ट ज्यादा है, छोटे जगह पर ना पॉलिटिक्स हाँ, का ज्यादा एक कहीं ना कहीं वो फील होता है। तो मैंने कहा, नहीं मुझे नहीं करना यार, मुझे तो लगने लगा कि मैं अब मैं सेट हो गया, पार्षद बन गया, अब हाँ, मैं मेयर बन जाऊंगा 5 साल बाद, हाँ, फिर विधायक बन जाऊंगा, मतलब वो दिमाग में ऐसी चीजें आने लगी थी। बट वो जो दिमाग में था ना रेसलिंग, वो कहीं ना कहीं आपस में वो कंपटीशन चल रहा था अंदर दिमाग में, कि यार ऐसा नहीं, इतने दिनों से ये किया है, और इधर ये वो चलता रहा बराबर। इधर मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना महाभारत। फिर भी मेरे दोस्त ने मेरी फोटो फेसबुक की आईडी उनको दे दी, उनको मैं पसंद आ गया, क्योंकि वो लोग जो एक्चुअली क्या था कि ये लोग भीम ढूंढ रहे थे ना, उन्हें बॉडी बिल्डर नहीं चाहिए था, क्योंकि भीम बॉडी बिल्डर नहीं था। तो मोस्टली लड़के जो स्ट्रांग है वो बॉडी बिल्डर ही थे। फिर इन्होंने हरियाणा और पंजाब जाके काफ़ी सारे लड़कों को देखा जो पहलवान थे। तो वहाँ प्रॉब्लम आ रही थी पकवान जी वाली, टोन की, हाँ, ठीक है। तो वहाँ से नहीं हुआ, तो फाइनली इन्होंने मुझे बुलाया कि आप आ तो जाओ एक बार, मिल तो लो। मैं मना कर, 2-3 बार मना किया मैंने, मैं नहीं आऊँगा मैं। फिर फाइनली फिर फाइनली एक अमाउंट बोला उन्होंने कि हम आपको पर डे इतना देंगे। तो मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो और मैं बैठे थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड नाम कमल है, मेरे बचपन के दोस्त थे, पहले दिन से स्कूल हम साथ ही आ रहे हैं। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा यार क्या करना, तो हम लोगों को पता नहीं था इंडस्ट्री का बहुत, मतलब मैंने यहाँ ये किया था बट मुझे सब आया गया और चला गया।
अब क्या किया हमने कि उन्होंने जो अमाउंट बोला उसका हमने मल्टीप्लाई सीधा 30 में कर दिया, 30 दिन में। हमें नहीं पता कि 20 दिन शूट होना है, 22 दिन होना है, ये कोई आइडिया नहीं था। ना कोई टैक्स, ना कोई ये सब चीजें। मैंने यार सही है यार ये तो। वो बोला यार ये तो बढ़िया है काम है, चलो। तो वो और हम दोनों फिर हमारे स्वास्थ्य प्रोडक्शन। इधर जो मैंने रेसलिंग किया था वो उधर लोगों को पता लग रहा था अमेरिका में कि अब ये दोनों स्टोरी एक साथ चल रही है बराबर, एक इधर ये चल रही पहले, उधर चल रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्या किया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को इंडियन एथलीट चाहिए थे, तो उन्होंने वर्ल्ड वाइड ना अपने ट्राई आउट शुरू किए कि हर जगह हम ट्राई आउट करेंगे, वहां से एथलीट्स को पिक करेंगे, अपने लेके आएंगे और रेसलर बनाएंगे। तो जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ट्राई आउट की प्लानिंग कर रहा था एक्चुअली दुबई में इंडियंस के लिए 17 में, तो उन्होंने वहां जब नाम पता कर रहे तो उसमें एक लड़का है अपने एक मतलब इंडियन ओरिजिन के एथलीट है, संजय दत्त। वो उस समय टीएनए कंपनी में थे जब हमारे साथ रिंग किंग कर रहे थे। उसके बाद वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में पहुंच गए। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई उनसे पूछा गया कि आप लोगों ने शो किया था तो वहाँ के एथलीट्स कैसे हैं? तो उन्होंने 4-5 नाम रिकमेंड किए, इसमें से एक नाम मेरा भी था। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास तक मेरा नाम पहुंच चुका था। तो साइड बाय साइड उधर महाभारत चल रही है, हाँ, इधर आपका डब्ल्यूडब्ल्यूई हाँ, सिलेक्शन हो रहा उधर है। नाम पहुंच गया और इधर इधर महाभारत इधर महाभारत पैसों के चक्कर में हो गई। ठीक है कि भाई पैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी मिलेंगे। अरे आप समझे नहीं, मिलेंगे अच्छा, इधर मिल मिल रहे रहे हैं। तो हैं तो उनको लो ना पहले, गे वाला क्यों, पीछे वाला क्यों करना अभी। राइट। और यहाँ रहना है ना यार, मतलब मुंबई में रहोगे तो वो जब मिलेंगे तब मिलेंगे, वो किसने देखा। राइट, ठीक वो है, फ्यूचर टेंस है। हाँ, किसने देखा जब गांव बसाएंगे तब लुटेरे आएंगे। अभी जो है उसको देखो। तो इधर मैं आ गया और कहीं ना कहीं टीवी तो देखो मेरा ऐसा, मुझे ऐसा लगता है इंडिया में दो ऐसे चीजें हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, या तो वो बॉलीवुड मतलब इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड है, साउथ हो, या वो क्रिकेट है। दो चीजें ऐसी हैं जिनको लोग बहुत टॉप पे बिल्कुल, लेते हैं। हाँ। तो यहाँ आए भाई, ऑडिशन, मतलब ऑडिशन ही उन्होंने बुलाया ऐसे मुझे। तो प्रोडक्शन, अगर स्वास्थ्य वाले देख रहे हो तो भाई मुझे पता है उसमें आपके बहुत छोटा सा ऑफिस होता था, 2-3 कमरे थे। आज भगवान की दुआ से सब कुछ स्वास्थ्य के पास, जस्ट बिकॉज ऑफ महाभारत। और जिंदगी भर शायद स्वास्थ्य इस बात को मानता रहेगा और अच्छी बात है, हम भी खुश हैं स्वास्थ्य प्रोडक्शन के लिए। तो मुझे 2 स्क्रिप्ट दी गई। एक स्क्रिप्ट थी जिसमें कि मैं दुर्योधन को गुस्सा हो रहा हूँ, और एक स्क्रिप्ट थी जिसमें मैं द्रौपदी को बड़े प्रेम से समझा रहा हूँ कुछ। तो जो द्रौपदी वाली स्क्रिप्ट मैंने उसको दे दी वापस, मैं भाई तू अपने पास रख, ये अपने बस का नहीं है। बिल्कुल बहुत क्लियरली ऐसे ही बोला मैंने। और मैंने कहा चिल्लाने वाली, मैंने इसमें हम परफेक्ट है, इसको ले आओ। तो मैंने वो बोल रहा हूँ उसमें, उन्होंने छोटा सा कैमरा लगा रखा है, इतना कैमरे का आइडिया नहीं था, बट ये था कि इसमें ही बोलना है, तो उसी की तरफ देख के चिल्लाना था। मेरा दोस्त बैठा था ऑफिस के बाहर गार्ड के साथ में। हम तो यार नॉर्मल लोग हैं, हम तो किसी साथ ही बैठ जाते हैं क्योंकि हम आए इस जगह से, हमारे लिए सब बराबर थे। तो वो और गार्ड मुझे बात बता उसने कि गार्ड यार तेरी तारीफ कर रहा था, बोले जी होती है भाई साहब, आवाज देखो कहाँ चिल्ला रहा है, कहाँ तक आवाज आ रही है, पूरा अंदर से घूम घाम के बाहर तक। तो गार्ड भी खुश हुआ था उस दिन, यार ये भीम अच्छा आया भाई साहब। बोले रोज आ जाते हैं लोग, कोई अर्जुन का देने के लिए, बोले अर्जुन का नहीं तो एक काम करो, मैं नकुल सहदेव बना दो। नकुल नहीं, सैनिक की कुछ तो बनाओ, मतलब ऐसे लोग भी आते हैं। और ये देखो बढ़िया भाई सब सही आया। तो मैं आ गया डबरा वापस लौट के, अपने लग गए अपने काम। ऑडिशन के बाद पता नहीं चला? नहीं पता, हमने सुना ही नहीं, हम तो चले गए यार, घबराहट होने लगी। आप समझो बात को, 2-3 बाहर एक्टर देख लिए, किसी लंबे बाल, कोई गोरा, मैंने कहा यार नहीं होगा, ये हो नहीं, अपने अपने मतलब की चीज है नहीं। चले गए, फिर उन्होंने फोन किया कि आपको हमने फाइनल कर लिया है, अब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। फिर उधर पहुंच के फिर से मूड बदल गया। मैंने कहा देखो हमने ऑडिशन दे दिया, आपने बहुत फोन किए थे, मैंने कहा हमारा ऐसा है नहीं विचार। फिर मेरा दोस्त बोला कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिन की बात है, कुछ दिन की। हमें ऐसा लगा, हमें ये पता नहीं था ना कि ये महाभारत इतना ग्रैंड बन जाएगा, ये किसी को आइडिया, कल्पना ही नहीं थी। तो वो किसी को भी नहीं थी, बोला तो हमने सोचा यार महीने 2 महीने शूट वूट कर आगे पैसे, अब ये भी नहीं पता था कि पैसे 3 महीने बाद मिलते हैं। ये भी आइडिया अपने को बिल्कुल नहीं था कि 90 दिन बाद पेमेंट मिलता है। ये मुझे पहली बार इधर ही आके समझ आया। सो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आया मैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन की, बड़ी अमाउंट लिखा उसमें, उस समय के हिसाब से अमाउंट सही था। मैंने यार बढ़िया, ये मजे हो गए, साइन वाइन कर दिए। और अब शूट स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगा कि आज साइन करेंगे, कल से काम, परसों पेमेंट, और ये अपने घर बैठे बढ़िया। वो यहाँ था कि शूट ही स्टार्ट नहीं हो रहा, क्लासेस चालू करा दी उन्होंने। आप पहले ट्रेन कर रहे हो। अब ये हमें थोड़ी पता था यार, हम कैसे मान लेंगे ट्रेन करेंगे। हमें तो लगा कि ऐसी बस जैसे और चलता है हो जाएगा।
तो एक्टिंग क्लास के लिए रजत कपूर सर के पास एक्टिंग क्लास के लिए सबको भेजना शुरू किया। पहले दिन जब मेरी एंट्री होती है ना, तो मैंने पहन रखा था ट्रैक सूट, क्योंकि मैं तो मोस्टली लोअर टी शर्ट ट्रैक सूट इसमें ही जिंदगी बीत गई मेरी। ये सच सवर के ऐसे थोड़ा कम ही रहा हूँ मैं हमेशा से। तो मैं गया ट्रैक सूट पहन के, जैसे ही मैं अंदर एंटर करता हूँ सामने बैठा था शहीर। अब शहीर को मैंने देखा था नव्या में एक आध बार, मैंने यार एक्टर है, गोरा चिट्टा लड़ा कश्मीरी था, बहुत गोरा यार, क्योंकि हम लोग वैसे ही सोचते हैं, क्योंकि हमने कभी आए नहीं। फिर बगल में थोड़ा सा नजर पड़ी तो अनूप सिंह ठाकुर, जो हमारे धृतराष्ट्र वो बैठे, लंबे बाल थे। मैंने कहा यार भाई ये तो एक्टर ही है, ये लंबे बाल है इसके, तो वो गोरा है ये लंबा है। बगल में फिर लड़कियां बैठी, गोरी लड़कियां यार, मतलब हम तो यार मतलब अलग ही उसमें थे। मुझे अंदर से पहली बार घबराहट हुई थी लाइफ में कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ऊपर से हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मेरे सा और शा का पंगा बहुत गंदा था, क्योंकि हमारे यहाँ तो कहाँ जा रहा है, शादी में जा रहा है, वो शादी बोलते ही नहीं, तो सा शा का पंगा था, बा और वा का पंगा था। आज भी थोड़ा थोड़ा बीच में कभी हो जाता है सर। तो क्लासेस रजित सर ने सिखाया, ये वो ऐसे करो फलाना करो, यहाँ दांत कुछ फंसाओ फिर बोलो हाँ, मतलब मजा आने लगा धीरे धीरे, दोस्त यार बनने लगे। तो लेकिन मैं रहा वैसा ही जैसे मैं आया था, और मैंने ये सब लोग समझ चुके थे, मेरी पूरी टीम के लोग, कि ये वैसा ही है, ये नहीं बदला। क्योंकि होता ना कि मेरा नेचर वैसे था, मैं वैसे ही बोलता था, बस सिर्फ डायलॉग बोलता था उसमें, बाकी मैं अपने स्टाइल में बोलता था। तो अच्छे फ्रेंड हो गए। कैसा था भीम का किरदार? अगर बात कर रहे हो तो कैसा लगा भीम करके? मतलब ऐसे तो कभी एक्टिंग करी नहीं होगी। एक्टिंग कभी करी नहीं मैंने, भीम में भी एक्टिंग नहीं करी, आप मानो मेरी बात। तो जैसे थे वैसे ही। मुझे एक बार क्या हुआ, इन सबको देखा मैंने, भाई एक्टर बनना पड़ेगा, थोड़ा सा गोरे हो जाओ, थोड़ा सा बाल लंबे कर लो, थोड़ा एब्स एब्स बना के। तो मेरे प्रोड्यूसर जो थे, दो भाई थे, राहुल तिवारी सिद्धार्थ तिवारी। सिद्धार्थ भाई क्रिएटिव थे और राहुल भाई। सिद्धार्थ एक पता नहीं लॉन्चिंग पार्टी थी कुछ तो था, तो उन्होंने देखा कि मैं थोड़ा सा पतला हुआ हूँ, तो मुझे आके बोले, ओ भाई भीम तू इतना स्ट्रेस मत दे, तू दबा के खा, और भीम हमें चाहिए चबी चबी, क्यूट सा चबी चबी। मैंने अच्छा क्यूट सा, मैंने क्यूट बोल दिया, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा चला, मैं अच्छा ठीक है मतलब। और यहाँ थोड़ा सा रहने लगी ना अंदर, तो गोरे वैसे होने लगे, क्रीम व्रीम लगा के सेट, हाँ फिर मेकअप हो गया तो और ही काम सेट है। ये और अच्छी चीज पता लगी मुझे कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेकअप तुम्हें अपने आप सुंदर बना देता है। ये यहीं आगे समझ आया, पहले नहीं समझ में आया था। तो सिद्धार्थ भाई ने बोल दिया, अब जब प्रोड्यूसर ने ये बोल दिया तो मेरे मजे आ गए। मैं खाने का बहुत शौकीन था भाई, मैंने जो खाना शुरू किया ना, आप बिलीव नहीं करोगे, महाभारत में मेरा वेट था 152 kg, जो मेरे लाइफ का सबसे हाईएस्ट वेट था। मैंने स्पॉट दादा मुझे देख के भागने लगे थे, ये हालत हो गई थी। किसी का भी खाना जा रहा हो सेट पे, मेरा रूम पहले, किसी का भी, नकुल सहदेव तो बेचारे भूखे मर गए थे मेरे चक्कर में, कंप्लेंट तक कर दी यार कि हमारा रूम आगे करवाए, भीम सब ले लेता है। रियल में? हाँ सच में, वो सच में वो दुखी हो गए बहुत। मेरे अच्छे दोस्त है, आज भी भाई है मेरे। बाद में तो ये होने लगा था कि नकुल सहदेव ऑर्डर भी 2 प्लेट करते थे, उन्हें पता था एक मैं ले लूंगा, तो वो कहते थे कि यार भाई तू 2 प्लेट ले दादा, वो बीच में भीम मिलेगा तो वो ले लेगा, तो 1 प्लेट जाएगी। और सच में कंप्लेंट की उन्होंने कि हम मेरा जो रूम है ना, उससे पहले उनको रूम दे दो, क्योंकि वो ये खा लेते हैं। अब मेरे को भाई प्रोड्यूसर ने बोला है, और खाने का मैं शौकीन था ही, तो मैंने इतना खाया ना कि मुझे कई बार तो ये लगता है कि 2-3 साल अगर नहीं भी खाऊं मैं तो चल जाएगा उस महाभारत के बाद से। सो मस्त था। उसमें बहुत एक एपिसोड था जिसमें देखा था बहुत सारे एक प्लेट में लड्डू थे, हाँ, और यू आर ईटिंग, वाज इट रियल? यस। सो लड्डू वाले 2-3 सीन थे मेरे। आप जिसकी बात कर रहे हो वो मुझे पता नहीं किसकी बात कर रहे हो, बट एक सीन था जिसमें हम लाक्षा गृह में जब जाते हैं, तो हमारी जो माँ है कुंती माँ मुझे अपने हाथ से भोजन करा रही है। वहाँ लड्डू खाने का सीन था, तो लड्डू भी अच्छी जगह से मंगाए जाते थे। तो वो सीन में ना, अब क्या होता है, आप शॉट ले रहे हो, एक वाइड शॉट हो गया, एक 2 शॉट हो गया, एक क्लोज शॉट हो गया, एक प्रोफाइल शॉट हो गया, तो ऐसे शॉट अलग होते हैं। और डायरेक्टर ने मुझे बोला था कि मुझे लड्डू बहुत पसंद है, आज भी मुझे मेरे फैंस ऐसे बोलते हैं लड्डू भेजे, मैंने हाँ भेज दो और लेकिन भेजते भी सोशल मीडिया पे ही है, तो खा नहीं सकता। तो मैंने अच्छे लड्डू थे, डायरेक्टर ने बोला मुझे सीन में ना वो फील चाहिए सौरभ। तो आप बिलीव नहीं करोगे, तकरीबन उस दिन मैंने उस सीन के लिए 4.5 किलो बूंदी के लड्डू खाए थे, और मैं खा भी गया, और खाने के बाद फिर मेरी बैंड बज गई। 4.5 किलो लड्डू एक दिन में? एक दिन में नहीं, एक शॉट में, 1-1.5 घंटे के अंदर।
फिर मुकेश जी डायरेक्ट कर रहे थे, हमारे डायरेक्टर साहब थे। मैंने, सर मुझे अब 10 मिनट दे दो, मुझे सीधा लोट मारने दो, मतलब लोट से मतलब मीन्स लेटने दो थोड़ा सा। मैंने कहा तब जाके तो लेट के फिर अजगर की तरह, अजगर होता है ना खाने को पचाता रहता है तो हिल हिल के, वैसे करके। तो वो मेरा वो रहा है। एक सीन था जहाँ मैं मतलब भीम और हिडम्बा एक दूसरे संग में बेर खा रहे होते हैं। हाँ, वो सीन में भी इतने बेर खाए ना, इतने बेर खाए उस सीन में, वो दिखाने के लिए, वो फील देने के लिए। अब क्या है, थोड़ा थोड़ा सीख गया था एक्टिंग, और थोड़ा इन लोगों के संग रह के, प्रोफेशनल एक्टर संग रह के ना, मैं भी एक्टिंग एक्टर वाले फील कर लेता। मैं सोचा अच्छा अच्छा सीन दूंगा, अच्छा शॉट होना चाहिए। तो वो उसमें ही मैंने बहुत खाए थे, वो बेर बहुत खाए थे, मुझे आज भी याद है। घर में तो ये बोलते हैं कि बेर की गुठलियां नहीं आनी चाहिए पेट में, उसमें तो सब सभी जा कहते रहा हैं ना था अंदर। गुठली जाके पेड़ हो जाता है हाँ, टाइप बट नहीं होगा, मेरा तो नहीं होगा। का। कमिंग टू द सीन्स ओनली, हम्म। जैसे यू आर, जितने भी सीन्स थे आपके, मोर ऑफ एग्रेशन थे उसमें। लेट मी कंप्लीट। मोर ऑफ एग्रेशन में आपने हमेशा एक्टिंग अच्छी करी है, बट दे वर आल्सो वेरी इमोशनल एंड लव सीन्स बिटवीन, जैसे कहते हैं ना भीम और द्रौपदी का, भीम और हिडिंबा का भी। तो विद योर पर्सनालिटी वर यू कंफर्टेबल विद दोस सीन्स? माय गॉड, ऐसा क्या क्वेश्चन पूछ लिया सौरभ सो मैंने। नहीं, अब एक्चुअली आपने सवाल ऐसा पूछ लिया कि मुझे पहले कॉफी रखनी पड़ेगी, कि ये थोड़ा लंबा जाएगा। ओके। सो क्या है कि जो जो गुस्से वाले सीन थे ना, उनमें तो बहुत कंफर्टेबल था, कहीं कोई दिक्कत थी नहीं। गुस्सा होना था तो गुस्सा होना, कोई जो अ, थोड़े से सीन ऐसे थे अफेक्शनेट। जिनमें मैं द्रौपदी से वो, तो वहां मैं कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल था, क्योंकि मैं भाई हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ। बचपन से लड़कियां अलग पढ़ती थी, लड़के अलग पढ़ते थे। छोटे शहर में थे तो वो उतना अट्रैक्शन था नहीं। ठीक है। जो लड़की थी वो मेरी से खुद की सिस्टर थी, तो बहन वाली फील थी। ठीक है। तो वो उस जगह तो हम गए नहीं। कॉलेज में भी गए तो ऐसे कॉलेज में गए, जाट कॉलेज में थे, गया सिर्फ जाट लड़के ही लड़के थे, लड़कियां थी नहीं। स्पोर्ट्स में थे, तो वो जो है ना, एक लड़कियों के संग कंफर्ट जोन जो होता है ना, वो वो कभी डेवलप नहीं मिला हुआ, नहीं। हाँ। तो द्रौपदी तो बाद में आता हूँ। सबसे पहला मेरा जो लाइफ का सबसे पहला सीन था, हमारी जब एंट्री होती है, वो सीन शूट किया था हमने जयपुर में। लोगों ने वहां से मैं देखा, बट उससे पहले हम एक सीन शूट कर चुके थे जिसमें मैं कुंती माता को उठा के हाँ, गोद में, उठा के, वो हाँ। पहला सीन था मेरी लाइफ का। पहला सीन लाइफ का। वो भी फीमेल को आपने कैरी किया हुआ है, आपके चेस्ट के एंड करीब है यंग वो। फीमेल जो ओल्ड दिख रही है। ठीक है, 18 साल की लड़की। हाँ। और उसकी एक्चुअली शफक ने कुंती पे प्ले किया है, तो शफक आई है सिर्फ 4 दिन पहले। उससे पहले उनकी एक सिस्टर है फलक, वो कर रही थी एक्चुअली इस शो को, तो उनके संग हमने क्लास भी की थी थोड़ी बहुत, तो एक हो जाता ना, रैपो बातचीत बन हाय जाता हाय है। लो होने लगना। अब हमारी जो माता श्री है वो आई 4 दिन पहले, उनसे कभी मिले भी नहीं, और पहला सीन है, इतनी यंग है, उसको ऐसे उठाना है। कपड़े हम लोगों के ऐसे होते थे कि इधर उधर से कुछ ना कुछ शारीरिक चीजें मतलब निकल ही, ऐसे टच हो रहा है, स्किन टच हो रही है। वो भी अनकंफर्टेबल, मैं भी अनकंफर्टेबल। तो उनको ऐसे लेके आ रहा है अंदर, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे लेके थोड़ा दूर थोड़ा रखूं। दूर रखूंगा। अब यार, वजन 50 किलो तो हो गए, 50 किलो वजन आप ऐसे कब तक लेके सकते हो। अब वो भी अनकंफर्टेबल हो रही, वो भी अपने ऐसे हाथ हमारी माता माता जी के, शफक के, माता जी का अलग ही फील आया था, शफक के। सो वो जो सीन था ना, वो मेरे लिए और शफक के लिए सबसे टफ था। उसमें कम से कम ने 12 से 15 रीटेक हुए, और मुझे गुस्सा आने लगा था फिर, क्योंकि मैं ऐसे नहीं ले सकता। तगड़े होने का मतलब ये थोड़ी है कि ऐसे आप, दूर से, हाँ, हाँ। यहाँ यहाँ कर सकते प्रॉपरली, हो आप। बिकॉज दैट वेट हैज तो टू बी वो मेरे लिए डिस्ट्रीब्यूटेड। सबसे अनकंफर्टेबल था पहला सीन, कि मतलब वो बट मेरे करीब है। बट हो गया ठीक से फिर। होना ही पड़ा, क्योंकि आपको अब उठा के भी रखा है, और स्माइल भी करनी, माता ये वाला एक्टिंग भी करनी है पूरी, और वो अंदर से फिर दिखता नहीं था एक्चुअली, जो हम देखते हैं ना वो एक अलग ही फील आता है, तो देख के कह रहे माँ को उठा नहीं नहीं, एक्चुअली वो माँ लगने लगी थी फिर। देखो, आप क्या रेगुलर आप काम करते हो ना, वो चीजें रोज माँ बोल रहे हो, रोज आप वो चीज कर रहे हो, तो आप फील करने लगते हो, लेकिन शुरुआत में थोड़ा मुश्किल था। तो वहां सबसे ज्यादा मुझे दिक्कत हुई। और उसके बाद फिर अब जो हमारी पूजा है, द्रौपदी बहुत कमाल एक्टर है, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लोग, मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छी एक्टर। बट जो सीन उनके पूजा के साथ थे, पूजा सुनाई तो यही बहुत रिस्पेक्ट दे रहा है, उनके बोल रहा है, हाँ मतलब, थैंक यू पूजा। तो पूजा के संग जो भी सीन मैंने किए ना, उसमें मेरे से ज्यादा ना अच्छा उसने ही किया है। उसने वो कंफर्ट जोन करने की कोशिश की है, अच्छे से काम किया है। बस एक ही बात की, हमेशा मैं उससे गुस्सा रहता था
अभी भी हूँ, सुन रही तो सुन ले भाई, कि हमारे डायलॉग ही खुद याद करके आती थी। अब हम अगर डायलॉग भूल गए ना तो वो बोल देती थी, तो फिर डायरेक्टर हमसे गुस्सा होता था कि देखो उसने याद कर लिया, मुझसे तुम्हें तुम्हारे भी डायलॉग याद, तुम लोग डायलॉग याद नहीं करते, तो इस बात को लेके बड़ा मुझे गुस्सा आता था। और वो ऐसा करती भी थी, अपनी भी लाइन याद कर लेती थी, दूसरे की भी कर लेती, उसका बस चले तो पूरी महाभारत भी याद कर लेती उस समय वो। एक वो और एक हमारे भगवान जी कृष्ण जी, ये पूरे रट्टे मार के आते थे, ये सौरभ कहीं कोई गलती करते ही नहीं थे। परफेक्ट। हम 5 लोग थे, हम मस्ती करते थे, हमारी बहुत अच्छी, तो हम थोड़ा कई बार ऊपर नीचे हो जाता था चीज़ें। तो पूजा के साथ जितने भी सीन किए ना, उसमें पूजा ने बहुत सपोर्ट किया, और पूजा ने बहुत अच्छा किया, इसलिए शायद वो सीन अच्छे हुए। Yeah, but your expressions in those affectionate or love scenes, कहते हैं ना जो, इट वाज रियली डिफरेंट, दैट्स व्हाई यू कुडंट बिलीव कि सौरभ वही सौरभ है जो मतलब भीम की तरह लड़ाई कर रहा है दुर्योधन से, और वही सौरभ है जो द्रौपदी के साथ दैट अफेक्शन आ रहा है, बट सो दैट आई थिंक द क्रेडिट गोज टू पूजा। हाँ, मतलब पूरे तो नहीं, लेकिन 80% पूजा हुआ है, थोड़ा मैंने भी कुछ किया है, ऐसा नहीं। क्या करते-करते ना Right. मैं अपने आप को सच में भीम समझने लगा था, और मैंने कहा 2 साल तक आप एक ही तरह की एक अटायर में हो, घोड़े हैं, महल बने हुए हैं, लोग You आपको आगे-पीछे feel घूम रहे हैं, that वो फ़ील होने लगा था। तो जब मैं गुस्सा भी होता था ना, तो वो मैं रियल में वो भीम वाला ही फ़ील होता था मुझे, और जब मैं द्रौपदी के साथ होता था, तब भी मुझे वही फ़ील होता था। you were into the character. यस, कैरेक्टर नॉट सौरभ बट भीम। Character. सीन में अगर उससे कोई कुछ बोल रहा है ना, जैसे सीन के बाहर भी कुछ बोल रहा है कोई पूजा से, तो मुझे बुरा लगता था, क्योंकि कहीं न कहीं वो कैरेक्टर में घुसे हुए थे पूरी तरह से। सो हाँ, दिक्कतें होती थी, बहुत अनकम गुस्से वाले सीन तो मैंने मस्त किए हैं। उसके बाद मैं बहुत बोल रही हूँ, जैसे हमने जो देखा था महाभारत, मैंने भी देखी बहुत दिन बाद, लोगों ने कोविड में ज्यादा देखी एज यस, यूजुअल। यस, यस। तो जब देखते थे तो द एंगर बिटवीन पांडव्स एंड कौरव्स, इट वाज सो रियल दैट इट वाज ऑटोमेटिक दिखता था हमें, तो हम लोग को भी लगता था, हमने कहा ऐसे एक्टिंग कर कैसे सकते हैं, मतलब कितना अर्पित, इतना जो दुर्योधन है, इतना तो मतलब हुंकार इंसान नहीं होगा जितना गुस्सा देख के करते थे। सो इट वाज रियल और इट वाज मोस्टली शूट। सो एक्चुअली पांडव, हम सच, ये बात सही है कि हम पांडव 5 अलग ही बैठते थे। ऐसा नहीं कि हम उनसे दुश्मनी थी, बट एक अंदर वो है, हो गया था कि हम पांडव हैं। तो वो अंदर आ चुका था, ये कौरव है, हम पांडव है, ये रियल में आ चुका था लाइफ में। हम 5 ही बैठते थे, और कोई किसी कुछ बोल दिया तो पांचों खड़े जाते थे। ये सेट पे होता था। बट वाज इट नॉट अनहेल्दी? भाई कैरेक्टर है, कैरेक्टर में, और हमें अरे कैरेक्टर से बाहर आ गए ना, खाना खा रहे होगे बैठ के। नहीं, कोई खाना वाना नहीं। 2 साल तक हम कैरेक्टर में ही थे भाई। हम तो घर भी आ रहे तो लग रहा था यार कोई रथ से छोड़ के आया हमें डबरा तक। 2 साल आप समझो ना, 2 साल एक ही तरह की भाषा बोल रहे हैं, माता श्री, पिताश्री, प्रणाम, प्रणिपात। इवन मैं तो घर पे भी फोन करता तो मेरे शब्द आने लगे थे, घर की व्यवस्था कैसी है, इस प्रकार के शब्दों का। समझ पा रहे नहीं, वो तो समझ जाते, लेकिन ये हो जाता है आपको। तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि हम 5 पांडव इतने क्लोज आज भी है। नकुल सहदेव थोड़ा सा हल्का सा फर्क है, क्योंकि वो दूसरी माता के थे हमारे। तो बट हम 3 तो बिल्कुल आज भी बिल्कुल रील से रियल हो गए। नहीं, महाभारत में हमारी अकेली बात नहीं, जिस भी व्यक्ति ने जो भी कैरेक्टर प्ले किया है, मैंने भी कोविड में देखा पूरा महाभारत। मैंने पहले नहीं देख पाया, अच्छे से टुकड़ों में देखा था, पूरा देखा। मुझे भी एज ए एक्टर, यानी मैंने काम किया, इसलिए मैं फिर अब से बोलता हूँ, मुझे एक्टर से ज्यादा ना मैं एक एथलीट सुनना पसंद करता हूँ। तो एक एज ए दर्शक के हिसाब से बता रहा हूँ, मुझे कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं लगा देखने के बाद कि जो कैरेक्टर परफेक्ट ना हो। तो सब लोगों ने अपना वो कैरेक्टर जिया और रहे हैं वैसे ही। और पांडव हम हमेशा ऐसे ही होता था हमारे साथ में, एक को किसी ने कुछ बोला तो चारों तैयार, 5 तैयार। इसमें दुशासन जो था, निर्भय बाधवा, वो जब वो दुर्योधन के साथ खड़ा होता था ना, तो दुर्योधन का तो बॉस बन जाता। और जैसे ही वो अकेले में आता, फिर हमारे हाथ जुड़ता रहे। वो ऐसे बोलता, एक्चुअली थोड़ा सनी पाजी की तरह बोलता, अरे भीम भाई, मैं तो आपकी टीम में ही हूँ। तो वो ऐसे तो होता था। आप लोग की टीम थी एक्चुअली। हाँ, टोटल अभी तक है। अभी सोशल मीडिया पे मैं बोलना नहीं चाहता, मैं अभी बोल दूंगा तो बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा। फैंस हैं, वो थोड़ा सा लगेगा। आप देख लो ना सोशल मीडिया पे, अगर अच्छे से कोई गौर करके समझने की कोशिश करे चीजों को, जो अंडरस्टैंड करता हो, तो समझ में आ जाएगा। अभी भी समझ में आ जाएगा। लेकिन ये है कि ठीक है, Yeah, that's a story for another time. Yeah, we went into Mahabharata क्योंकि सबका फेवरेट